पैरेलल LCR सर्किट। हालांकि इसको कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इसका आइडिया ले लो तो बढ़िया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया इंडक्टर, और ये हो गया कैपेसिटेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R बोल सकते हो, इंडक्टर की L, कैपेसिटर की आप C बोल सकते हो। देखो यार, आपको मैंने सीरीज LCR सर्किट पढ़ाया था, है ना। सीरीज LCR सर्किट में अगर आपको याद हो पढ़ाया हुआ मेरा, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो वोल्टेज होता था, चाहे वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो VR, चाहे वो इंडक्टर के अक्रॉस हो VL, चाहे वो कैपेसिटर के अक्रॉस हो VC, वोल्टेज में वेरिएशन आता था, सब में फेज में वेरिएशन आता था, बट करंट देखा जाए तो सब में सेम चलता था, बिकॉज दिस वाज द सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। करंट सब में सेम चलता था बिकॉज दिस वाज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अभी जब पैरेलल तुम देखोगे तो पैरेलल में तुमको एक बात समझ में आती है, पैरेलल कनेक्शन का बेसिक जो हमारे पास एक रूट है वो क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है सब में और करंट वेरी करता है। तो इसी बेसिस पे मैंने क्या किया, सप्लाई को तो चलिए E बोल दिया, और यहां मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं कि लेट जो भी करंट आप चला रहे हो वो यहां जाएगा, सपोज कोई IR, ठीक है, यहां जाएगा कोई IL, और यहां कोई जाएगा IC। मतलब ये I वाला जो मेन करंट है जो सिस्टम में इन कर रहा है, वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया रजिस्टर करंट, एक हो गया इंडक्टर करंट, दूसरा हो गया कैपेसिटिव करंट, राइट। तो यहां पे जैसे हमने सीरीज में किया था, वोल्टेज का फेजर बनाया था, है ना, और वोल्टेज के फेजर बनाते समय मैंने वोल्टेज और करंट दोनों को वेक्टर माना था, ये भी आपको याद होगा। यहां मैं करंट का फेजर बनाऊंगा, ध्यान से समझिएगा बात। सीरीज में हम लोग वोल्टेज के फेजर बनाते थे, मैं यहां पे किसका फेजर बनाऊंगा, मैं यहां पे करंट का फेजर बनाऊंगा। समझ गए बात को। और देखिए किस अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये भी जरा देखिएगा। सबसे पहली इक्वेशन में करंट की लिखने जा रहा हूं, सबसे पहली मैं इक्वेशन करंट की लिखने जा रहा हूं वेक्टर फॉर्म में। देखिएगा बहुत सिंपल इक्वेशन है भाई। जब सारे करंट को हम फेजर मान रहे हैं, वेक्टर मान रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर IR प्लस वेक्टर IL प्लस वेक्टर IC, राइट। और अब इनको जरा लिखने का तरीका देखना कितना बढ़िया है। वोल्टेज को फिक्स मान रहा हूं मैं। जैसे पहले हमने क्या माना था, आपको पुरानी बात याद दिलाऊं, पहले हमने जो फेजर माना था, हमने बोला था भाई ये VR को आप रेफरेंस मान लो, ऊपर चला जाएगा VL, नीचे चला जाएगा VC, कुछ इस तरह से मैंने बोला था, है ना, आपको याद होगी सारी बातें। और VR को रेफरेंस क्यों माना था, क्योंकि हमने इसी के फेज में ऐसे ये लिया हुआ था मेन करंट अपना, यहां पे हमने अपना मेन करंट लिया हुआ था, कहा था VR इसके 0 फेज में जाएगा, VL इससे 90 ऊपर रहेगा, VC इससे 90 नीचे रहेगा। इस तरह का कुछ मैंने फेजर आपको दिखाया था। यहां मैं करंट को रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, यहां मैं करंट को रिकॉर्ड करूंगा। और करंट रिकॉर्ड करने के लिए और छोटी सी एक यहाँ टेक्निक लगा रहा हूँ, हालांकि पूरा मेथड कॉम्प्लेक्स नंबर से निकल के आता है, लेकिन थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद कुछ एक आध जो टर्म्स होते हैं वो समझ में आए कि किस तरह से लिखे जा सकते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर मैं इस IR को लिखता हूं, ठीक है, जैसे अगर मैं इस IR को लिखता हूं, तो ये IR वोल्टेज को अगर मैं रेफरेंस ले लूं, समझिएगा, वोल्टेज को अगर मैं रेफरेंस ले लेता हूं, जैसे मान लो वोल्टेज ये एक्सिस डाली मैंने ऐसे, दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस, और वोल्टेज बच्चों मान लो मैंने इस लाइन पे रेफरेंस ले लिया, जो भी सप्लाई है E लिख देता हूं, जो भी सप्लाई है उसको मैंने सपोज रेफरेंस पे ले लिया। अब मैं हर करंट को चेक करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस सप्लाई, समझ गए। अब मैं हर करंट को चेक करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस सप्लाई। कैसे देखिएगा, जो IR है मतलब जो रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट है वो इस सप्लाई से सेम फेज में रहता है। तो मैं इसको लिखूंगा, पता है कैसे, इसको मैं लिखूंगा I और यहां लिखा
0 डिग्री। बात मेरी समझ में आई? इसको मैंने लिखा I और सामने इसके बगल में क्या लिख दिया? 0 डिग्री। ठीक, इसके बाद आता है IL, ध्यान देना, इसके बाद आता है IL, तो इसको भी मैं लिखूंगा I, ठीक है ना। अभी I कोई आप जनरल बोल दे या IL IC डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं इसके नाम के अकॉर्डिंग ले लेता हूं, दिस इज IR, दिस इज IL। आप देखो IL इस V से 90 नीचे रहता था, क्योंकि आपको पता है कि इंडक्टर में जो वोल्टेज होता था वो 90 डिग्री लीड करता था करंट से। याद आई ना बात? अगर प्योर इंडक्टर चलाते हो सर्किट में, किसी इंडक्टर को, प्योर इंडक्टर को आप AC से कनेक्ट करते थे तो वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता था। दूसरे शब्दों में क्या कहोगे? करंट 90 डिग्री लैग करेगा वोल्टेज से। तो ये जो करंट होगा ये होगा -90 डिग्री, ठीक है, और प्लस IC में क्या बोला था हमने? जब आप एक प्योर कैपेसिटर को AC से कनेक्ट करते थे, एक प्योर कैपेसिटिव AC सर्किट बनाते थे, तो आपने सीखा होगा पहले, मैंने बताया था आपको कि जो करंट होता है वो 90 डिग्री लीड करेगा विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। याद आई मेरी बात? जो करंट होता है वो 90 डिग्री लीड करता था विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, यानी वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। ये आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? IC लिखोगे एंगल में फिर से प्लस 90 डिग्री। इसको मैं दोबारा बताता हूं एक बार, ठीक है? क्या किया इसको मैं दोबारा बताता हूं। मैंने क्या किया? मैंने EMF को मान लिया रेफरेंस 0 स्केल पे, ठीक है, और यहाँ पे करंट्स को शो किए। मैंने कहा जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट होता है वो EMF से सेम फेज में चलता था। मैंने कहा इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होता है वो EMF से 90 डिग्री लैग करता है, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट होता है वो EMF से 90 डिग्री ऊपर जाता है। ठीक, तो मैं इस चीज को वहां पे डिजाइन कर रहा हूं, जरा देखिएगा। सबसे पहला अगर मैं बनाऊं तो मैं यहां पे लिखूंगा IR, देखिएगा ध्यान से, EMF से सेम फेज में। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं ये मैं लिखूंगा IC, EMF से 90 डिग्री ऊपर, देखो IC EMF से 90 डिग्री ऊपर, IR EMF के साथ 0 डिग्री, IL समझ गए कहां बनना है? थोड़ा छोटा, ये आया IL, ये आया IL, EMF से 90 डिग्री नीचे, देखो EMF से 90 डिग्री नीचे। अब आप सबसे पहले मुझे बताओ, मैंने ये जो पूरी एक इक्वेशन डाली है करंट की, जिसमें करंट फेज एंगल के साथ लिखा है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो मैंने पूरा एक फेजर डायग्राम बनाया है, ये समझ में आ गया होगा? मैं पूछूंगा नहीं, खुद ही मान लेता हूँ आ गया समझ में, क्योंकि इतना कुछ कठिन मैंने अभी तक बताया ही नहीं एक्चुअली। और फिर ये आया, इसको लिखोगे IC माइनस IL, राइट बच्चों? इस वाले करंट को क्या लिखोगे? IC माइनस IL। और अब आप बनाओगे इनका रिजल्टेंट। यहां से कनेक्ट हो जाएगा ना? ये क्या? तो ये बना हमारा I, समझ गए? ये बना हमारा I, बात समझ में आ गई? और इसका अगर आप फेज एंगल निकालते हो, इसका अगर आप फेज एंगल निकालते हो तो वो फेज एंगल तुम बोल सकते हो कोई जनरल फाई है, और ये। लेकिन देखो यहां भी मैंने एक बात मानी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस IC इज ग्रेटर देन IL। कुछ ना कुछ मानोगे भाई तभी तो कुछ बनेगा ना, बिना माने तो नहीं बनेगा। अगर इनकेस मैग्नीट्यूड IC का छोटा होगा IL से तो ये फेज फाई से लैग कर जाएगा, समझ गया ना मेरी बात? नीचे वाला IL का वेक्टर ऊपर वाले IC के वेक्टर से बड़ा हो जाएगा तो रिजल्टेंट नीचे हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। कुल मिला के
इतनी बात तो समझ में आती होगी आपको। अभी मैं इस I का मैग्नीट्यूड लिखता हूं, ठीक है। अब मैं इस I का मैग्नीट्यूड लिखता हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो I के लिए आप लिखोगे I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा तुम्हारा IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर। ये यहां पे करंट का आता है मैग्नीट्यूड, राइट। आप बताओ, हालांकि बहुत थोड़ा सा बताया, बहुत छोटी सी चीज बताई, क्या आपको ये समझ में आया? क्योंकि मैं पेज चेंज करने वाला हूं तो आपको एटलीस्ट जो लिखा है वो तो समझ में आना चाहिए ना। तो ये तो देखो करंट की बात थी। अभी हम सीधे सीधे आते हैं इंपीडेंस ऑफ पैरेलल RLC सर्किट, ठीक है। मीन्स अब मैं आ रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ इंपीडेंस, राइट बच्चों। अब मैं आता हूं कैलकुलेशन ऑफ इंपीडेंस। कैलकुलेशन ऑफ इंपीडेंस। अभी अंडरस्टूड है कि ये इंपीडेंस का कैलकुलेशन पैरेलल RLC सर्किट में हो रहा है, ठीक। यहां पे भी थोड़ा सा बैक साइड वाली फिगर में लेकर आता हूं। अगर मैं इनके रिएक्टेंस यहां लिखना शुरू कर देता हूं तो जो रेजिस्टेंस होता है उसका रिएक्टेंस तो आप बड़े ही आराम से लिख लोगे, ये तो R ही होता है ना। रेजिस्टेंस का रिएक्टेंस है, तुम R ही बोलोगे। इसका रिएक्टेंस होता है XL विच इज इक्वल टू ओमेगा L, और इसका रिएक्टेंस होता है XC विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। समझिएगा ध्यान से, इसका रिएक्टेंस हो गया XL विच इज इक्वल टू ओमेगा L, इसका रिएक्टेंस हो गया XC विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तीन के तीनों कैसे हैं? पैरेलल। तो लॉजिकली हम, आप इसको अगर रेजिस्टेंस मान लेते हो, थोड़ी देर के लिए आपको समझा रहा हूं, ये तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है ही है भाई। XL का भी फंक्शनिंग कैसी होती है? रेजिस्टेंस वाली तो होती है। XC की भी फंक्शनिंग कैसी होती है? रेजिस्टेंस वाली ही तो होती है भाई। इसकी भी यूनिट ओम होती है, इसकी भी यूनिट ओम होती है। तो नो डाउट आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, जिसमें एक की वैल्यू R है, दूसरे की XL, तीसरे की XC। थोड़ा बहुत टेक्निकल आएगा एंगल वगैरह को लेकर, लेकिन मोटी मोटी बात जो समझा रहा हूं वो तो समझ में आती होगी आपके, कि एक ओरिजिनल रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ऐसा जिसकी वैल्यू XL है, एक रेजिस्टेंस ऐसा जिसकी वैल्यू XC है। तो पैरेलल का अभी मैं फॉर्मूला डालता हूं। पैरेलल का अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, वो देखिएगा कैसे लिखता हूँ। फॉर्मूला बेसिक मैं वही लिखूंगा, लेट द नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज Z। तो मैं बड़ा सिंपल तरीके से लिखने जा रहा हूँ, Z इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन XL प्लस 1 अपॉन XC। मैं शुरुआत यहीं से करूंगा, Z इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन XL प्लस 1 अपॉन XC। ध्यान से देखिएगा, राइट। मैं बेस फॉर्मूला ये लगा रहा हूं, मैं बेस फॉर्मूला ये लगा रहा हूं, वन अपॉन Z इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन XL प्लस 1 अपॉन XC। यहां तक तो मुझे लगता नहीं कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, लेकिन इसमें मैं हल्का सा, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसमें मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं, इसमें मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। और वो देखिएगा क्या मैं यहां पे लिखने वाला हूं, इसके पीछे स्टार जरूर बनाऊंगा, 1 अपॉन ये। हालांकि यहां वेक्टर एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन मैं वेक्टर यहां इस वजह से लगा रहा हूं ताकि आपको एंगल रिलेशनशिप समझ में आ जाए, या बल्कि मैं इसको ऐसे लिख ही देता हूं, मतलब आप कंफ्यूज हो गए, कोई मतलब नहीं है। एंगल रिलेशनशिप, ठीक है। और जरा ये देखिएगा किस तरह से आई है। तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन Z इज इक्वल टू 1 अपॉन R। अब ये 0 डिग्री पे चल रहा था करंट इधर, है ना, वही पुराना वाला रिलेशन, वही पुराना वाला रिलेशन। XL की वैल्यू डाली प्लस 1 अपॉन ओमेगा L, ये 90 डिग्री से चल रहा था, एंड प्लस 1 अपॉन, ये माइनस होगा, सॉरी, ये माइनस 90
और 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये 1 अपॉन ओमेगा सी ये प्लस 90 से आया था करंट के फॉर्म में, याद आया। 1 अपॉन जेड विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एल, और ये हो जाए, एक मिनट गड़बड़ कर गया, मैं गड़बड़ कर गया, यहां फिर से लिखता हूं। हम लिख रहे हैं इंपीडेंस, जरा बात को समझना, हम लिख रहे हैं इंपीडेंस, और यहां पे इसके पीछे का जो बेस होता है वो होता है वोल्टेज। एक सेकंड, एक गड़बड़ कर गया था, अभी सब गड़बड़ हो गया था। यहां पे हमने क्या लिया था, करंट का फेजर, ध्यान से समझना, यहां हमने क्या लिया था, करंट का फेजर, ठीक है। अब जब हम पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला लिख रहे हैं तब तो वोल्टेज पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज वोल्टेज आर सेम। तो अब हमें वोल्टेजेस का कंपैरिजन देखना है, बात मेरी समझ रहे हो। अब हमको वोल्टेजेस का कंपैरिजन देखना है। वोल्टेजेस का कंपैरिजन कैसे देखोगे कि आर के साथ वोल्टेज का रिलेशनशिप 0 होता था, और एक्सएल मतलब ओमेगा एल, ओमेगा एल में करंट लैग करता था और वोल्टेज हाई रहता था। यानी ये एंगल रिलेशनशिप पूरा मैं लिख देता हूं विद वोल्टेज, ठीक है। तो अभी यहां पे करंट को आप अगर किनारे करते हो तो यहां क्या बोलते हो, ओमेगा एल, इसकी वजह से वोल्टेज जाता था 90 की लीडिंग पे, और यहां पे वोल्टेज जाता था 90 की लैगिंग पे। ये चीज है यार, ये एंगल रिलेशनशिप विद वोल्टेज, क्योंकि हम बेस फॉर्मूले में पैरेलल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और पैरेलल में हमारे पास रेफरेंस होता है वोल्टेज का। तो यहां पे मुझे करंट को एक फिक्स क्वांटिटी मानते हुए, मतलब एक एक्सेस पे फिक्स करते हुए, उसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा कि ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा एल, वोल्टेज 90 डिग्री लीड, 1 अपॉन ओमेगा सी, वोल्टेज 90 डिग्री लैगिंग। इतनी बात समझ गए। ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में जे और माइनस जे के टर्म्स होते हैं, जे और 1 अपॉन जे माइनस जे, इस तरह के टर्म्स होते हैं, तो वो मैं नहीं लेके आ रहा तुम्हारे सामने। अभी मैं इसका जो अगला स्टेप डालूंगा वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका अब मैं जो अगला स्टेप डालूंगा वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मैं कर रहा हूं 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। अब ये जो एंगल वाले टर्म आप देख रहे हो, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, इसको मैं लेके आ रहा हूं ऊपर। तो दिस इज 0 डिग्री, क्योंकि 0 है, प्लस माइनस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऊपर आके अपना साइन पलटेगा, दिस इज 1 अपॉन ओमेगा एल, और इसको ऊपर ले जाओगे जब, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -90 और प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये हो जाएगा +90। क्या किया फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने यहां क्या किया फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि इसके बाद अब सिंपल कैलकुलेशन मेरे पास बचेगा। क्या किया फिर से सुनो ध्यान से। बेस फॉर्मूला सबसे पहले मैंने पैरेलल सर्किट का लगाया, वो तुम्हारे सामने यहां पे मौजूद है, ठीक। 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एक्सएल। हालांकि इसका डायरेक्टली कोई इस्तेमाल नहीं किया है, इसका डायरेक्टली कोई इस्तेमाल नहीं किया, ये केवल आपकी याददाश्त के लिए था। उसके बाद क्या किया, एंगल रिलेशनशिप विद वोल्टेज उठाया मैंने, यानी वोल्टेज को फोकस में लाया, बिकॉज इस फॉर्मूले के पीछे का जो हमारा रेफरेंस होता है वो ये होता है कि चाहे आर हो, चाहे एक्सएल हो, चाहे एक्ससी हो, वोल्टेज सबके लिए बराबर है। तो अब हमें वोल्टेज से कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे यह देखना है कि किस केस में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, किस केस में सेम रहता है, किस केस में 90 डिग्री लैग करता है। तो आर के केस में वोल्टेज सबसे पहले मैंने डाला, सेम फेज रहता है करंट से। एक्सएल यानी ओमेगा एल, ये वोल्टेज को 90 डिग्री ऊपर उठा देता है, तो मैंने यहां पे एंगल डाल दिया कि 90 डिग्री लीडिंग। और एक्ससी, ये वोल्टेज को 90 डिग्री लैग बिहाइंड कर देता है, तो यहां पे मैंने लिखा एंगल इज 90 डिग्री लैगिंग, ठीक। इतनी बात समझ गया। उसके बाद ये जो एंगल वाले टर्म है, इसको मुझे ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में से जे नाम का जो टर्म होता है वो पूरा का पूरा उड़ा दिया, इस वजह से एंगल को थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ा। क्या किया, इसको ऊपर लाओगे अपने माइनस से चेंज होगा, लेकिन 0 से आप बात कर रहे हो तो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। इसको ऊपर लाओगे तो -90 हो गया, इसको ऊपर लाओगे तो +90 हो गया। यहां तक की इक्वेशन मैंने बना दी। इसके बाद केवल सिंपल रिलेशनशिप है बस, और कुछ भी नहीं है मेरे पास यहाँ पे। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए,
ये एक्सप्रेशन अब समझ में आया, ये एक्सप्रेशन अब समझ में आया आपको, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में करने वाला हूं इसको मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला कि 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस। मैं एक्चुअली पहले यहां वेक्टर लगा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा यहां वेक्टर लगाऊंगा तो मैं टेक्निकली गलत लिख जाऊंगा, इसलिए वेक्टर नहीं लगाया मैंने। मैं अब लगाया था फिर मैंने हटा दिया, वो टेक्निकली गलत होता है क्योंकि वैसे वेक्टर नहीं लगा सकते हम लोग। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं ये समझते जाना, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं ये समझते जाना। इसका एक छोटा सा रेफरेंस फिगर मैं देता हूं, इसकी मैं एक छोटी सी आपको रेफरेंस फिगर दे रहा हूं, देखिएगा बड़े काम की फिगर है वो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले आर, सबसे पहले आर, ठीक है। सबसे पहले आर भी क्या बेसिकली 1 अपॉन आर, सबसे पहले 1 अपॉन आर, राइट। सबसे पहले 1 अपॉन आर, और 1 अपॉन आर के साथ आप एंगल देखिए कितना लगा हुआ, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कहां दिखाऊंगा मैं, अलोंग एक्स एक्सिस। 0 डिग्री कहां दिखाऊंगा मैं, अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आर भी नहीं बल्कि 1 अपॉन आर, ये आया 0 डिग्री पे, ठीक है। ये था इसका। इसके बाद अगला टर्म देखो 1 अपॉन ओमेगा एल, समझ गए। इसके बाद अगला टर्म देखो 1 अपॉन ओमेगा एल 90 डिग्री नीचे जा रहा है, 1 अपॉन ओमेगा एल 90 डिग्री नीचे जा रहा है। अभी आप समझ गए किधर बनना है कि नहीं। तो ये आया 1 अपॉन ओमेगा एल, और ये 1 अपॉन ओमेगा एल पूरा का पूरा टर्म। पहले क्या कंपेरिजन किया, पहले 1 अपॉन आर 0 डिग्री, फिर 1 अपॉन ओमेगा एल 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री नीचे। तो इसके सामने मैं लिखूंगा -90। तो ये -90 का मतलब समझ में आ गया, ये 90 डिग्री नीचे आ गया तुम्हारे इससे। अगला वाला समझ गया। अभी 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब क्या हुआ, ओमेगा सी हो गया ना। 1 अपॉन ओमेगा सी का मतलब क्या हो गया, ओमेगा सी। तो ये सीधे ओमेगा सी में लिखूंगा और वो 90 डिग्री ऊपर जाएगा। मैं कहाँ लिखूं, नीचे लिख देता हूं। तीनों टर्म आपको ग्राफिकली समझ में आए, ये तीनों टर्म आपको ग्राफिकली समझ में आए। 1 अपॉन आर विद 0 डिग्री फेस चेंज, 1 अपॉन ओमेगा एल 90 डिग्री लैगिंग नीचे चला गया, 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब ओमेगा सी 90 डिग्री लीड कर गया। अभी रिजल्टेंट इसका आपको पता है क्या होगा, ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल। तो इसका रिजल्टेंट एक बना दो गुड बॉय की तरह यहां कहीं पे, दिस इज ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। अभी यार वही है, केस ओरिएंटेड है, कभी ये इक्वल हो सकते हैं, कभी ये बड़ा ये छोटा, कभी ये बड़ा ये छोटा। तो मैं मतलब ये मान के चलता हूँ कि ऊपर वाला बड़ा ही है, ऊपर वाले को तो सब लोग बड़ा मानते हैं, आप भी मानते होगे, मैं भी ऊपर वाले को ही बड़ा मानता हूँ, ठीक है। खैर जाने दीजिए, बहुत पुरानी बकवास की बात है ये। आया इसका रिजल्टेंट, आ गया इसका रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट को हम लोग नाम देंगे, पता है क्या, 1 अपॉन z, राइट। आ गया इसका रिजल्टेंट, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन z। और अब अगर इस 1 अपॉन z को आप लिखते हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 अपॉन z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एक वेक्टर हो गया 1 बाय r, तो अंडर रूट ऑफ 1 बाय r का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर हो जाएगा ओमेगा सी माइनस ऑफ 1 बाय ओमेगा एल, दिस इज ओमेगा सी माइनस ऑफ 1 बाय ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये टर्म आता है।
तो अगर आप इसको Z सॉल्व करोगे तो पूरा 1 अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर आप जब इसका नेट इम्पीडेंस लिखोगे Z, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन तुम्हारा 1/r का स्क्वायर प्लस ओमेगा c माइनस ऑफ 1/ओमेगा l का स्क्वायर। काम खत्म। मुझे ये बताओ, ये इम्पीडेंस का कैलकुलेशन आया अब समझ में? टू बी वेरी फ्रैंकली, देखिए मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ नहीं किया, हालांकि टेक्निकली मुझे करना चाहिए, बट मैंने वो अपनी भर से कोशिश कर ली कि आपके सामने ना लाऊं, क्योंकि फिर उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारी चीज़ें और बतानी पड़ जाती, जो कि फ़िलहाल मेरा फोकस में नहीं था, है ना। तो ओके, इम्पीडेंस तक तो अब हम लोग इसके आगे, यानी अभी तक आपको मैंने क्या बताया वो सुनो फिर से एक बार। अभी तक मैंने आपको बताया पैरेलल LCR सर्किट तुम्हारे सामने बना है, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गई तुम्हारी कॉइल इंडक्टेंस वाली, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कैपेसिटर। मेन मैंने क्या फोकस किया कि भाई पैरेलल सर्किट है तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज हमेशा फिक्स रहेगा, कॉमन रहेगा तीनों के बीच में। क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। करंट को यहाँ 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कराया मैंने। एक हो गया IR, इंडक्टर का करंट IL, कैपेसिटर का करंट IC। मैंने कहा करंट को वेक्टर फॉर्म में लिखो, हालांकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि करंट स्केलर होता है, बट इन सब चीज़ों में करंट को बिना वेक्टर माने आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वाला जो टर्म होता है ये पूरा वेक्टर लेकर आ जाता है अपने साथ में, तो इसी से जो चीजें निकल रही हैं उसको तो आप वेक्टर ही मानोगे ना। खैर, बाय द वे, तो क्या किया फिर मैंने यहाँ पे करंट की वेक्टर इक्वेशन लिखी, फिर मैंने लिखा कौन सा करंट लीड कर रहा है, कौन सा करंट लैग कर रहा है। तो ये करंट एनालिसिस था पूरा। मेन करंट है जो रजिस्टर करंट होगा वोल्टेज से सेम फेज में होगा, जो इंडक्टर करंट होगा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, जो कैपेसिटिव करंट होगा वो 90 डिग्री लीड कर जाता है। ये सब बातें मैंने आपको बताई, और इसी को ध्यान में रखते हुए करंट का आपको एक फेजर बताया जिसमें नेट करंट की वैल्यू आपको मैंने यहाँ पे दिखाई, विच इज इक्वल टू √IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का होल स्क्वायर। ये करंट के फेजर से निकल के आता है, ये करंट के फेजर से निकल के आता है पूरा। लो, इसके बाद जब मैंने यहां पे कैलकुलेशन ऑफ इंपीडेंस किया तो बेस फॉर्मूला मैंने वोल्टेज का लगाया है, ये आप देखो। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि एग्जैक्टली ये चीज यहां यूज नहीं हो रही, बिकॉज R का फंक्शन अलग है, XL का फंक्शन अलग है, XC का फंक्शन अलग है। ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म हो जाते हैं और अपना अपना एंगल शो करते हैं लीडिंग या लैगिंग के फॉर्म में, तो हम डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते थे। बट ये चीज स्टार इसलिए बनाया, ये चीज सिर्फ आपकी याददाश्त जगाने के लिए किया कि हाँ देखो वोल्टेज का बेस फॉर्मूला, वोल्टेज के मतलब सेम केस में पैरेलल में बेस फॉर्मूला आप ये लेके चलते थे। फिर मैंने यहाँ बड़ा इसीलिए लिखा कि एंगल रिलेशनशिप विद वोल्टेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था यहाँ पे, जिसमें मैंने क्या किया, वोल्टेज को मान लिया 0 पे। अब आगे चीजें देखी, क्या बोला मैंने, करंट और वोल्टेज को मैं चेक करता रहा, सॉरी करंट को मैंने माना 0 पे क्योंकि वोल्टेज का लीडिंग लैगिंग अब मुझे चेक करना है, तो 1/Z इज इक्वल टू 1/R। मैंने कहा ये वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज होता था करंट के साथ 0 फेज लेता था, ओमेगा L का वोल्टेज करंट के साथ में 90 डिग्री लीडिंग लेता था, ओमेगा C का वोल्टेज करंट के साथ में 90 डिग्री लैग करता था। फिर मैंने क्या काम किया, मैंने इन एंगल्स को ऊपर पहुंचाया क्योंकि टेक्निकली वही सही होता है। तो 0 वाला टर्म जब ऊपर गया तो -0, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, बट ये +90 -90 में कन्वर्ट हो गया, -90 +90 में कन्वर्ट हो गया। अब ये मेरे पास एक पूरा वेक्टर एक्सप्रेशन है। मैंने कहा मेरे पास अब ये पूरा एक वेक्टर एक्सप्रेशन है जिसको कि मैंने बगल में उठा के प्लॉट कर दिया। ये रहा 1/R 0 डिग्री के साथ में, ये रहा ओमेगा C 90 डिग्री लीडिंग, ये रहा 1/ωL 90 डिग्री लैगिंग, ठीक। और पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली मैंने 1/Z को उठा के सॉल्व कर लिया, 1/Z मुझे यहाँ पे मिल गया। 1/Z ऐसे आया तो फिर मैंने इम्पीडेंस उठा के बाहर कर दिया। तो यहां तक आता है इम्पीडेंस। अच्छा भाई, पूरा मतलब मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, इम्पीडेंस की बात अगर खत्म होती है तो हम यहां पे बात करते हैं सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की। इंपीडेंस की अगर बात पूरी होती है तो अब हम यहां पे बात कर रहे हैं सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की। देखिएगा ध्यान से,
Now we are calculating the current in the circuit. Calculation of current in the circuit. इसका तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, वो आपने देखा होगा, I इज इक्वल टू E बाय Z। I इज इक्वल टू E बाय Z, ठीक है। आपको 1/Z की मैंने वैल्यू दी थी, अगर आपको याद हो, आपको मैंने 1/Z की वैल्यू दी थी ये पूरी ना, तो E बाय Z, यहीं पे E से आगे मल्टीप्लाई कर दो। आप मेरी बात समझ गए ना? जब आप करंट लिखोगे E से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो E इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन करंट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो I तुम्हारा हो जाएगा E और अंडर रूट ऑफ क्या आया था भाई, देखो, अंडर रूट ऑफ 1/r² प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा l का होल स्क्वायर। तो ये आया तुम्हारा 1/r का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा l का होल स्क्वायर। ये आता है तुम्हारे पास में करंट का एक्सप्रेशन। अब यहां पे फिर से एक बात और आई तुम्हारे सामने, पता है क्या? इतना अगर आपने देख लिया है अच्छे से, तो मैं कुछ बातें आपको बोल रहा हूं, हो सके तो लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा और काम भी आएगा। मतलब यहां पे चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं, तुम भले ना लिखो यार पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहते हैं ऐसी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करो जिसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए। तो आपको पता है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती थी, वही फ्रीक्वेंसी यहां भी होगी, ठीक है। मींस मैं यहां पे अगर ये बोलता हूं इफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब अगर मैंने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लगाई तो आप लिखोगे ओमेगा सी, बल्कि ओमेगा आर सी मुझे लिखना चाहिए, इज इक्वल टू 1/ओमेगा आर एल, राइट। तो ओमेगा आर यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मैं लिखूंगा 1/अंडर रूट ऑफ एल सी। इसको मैं फिलहाल लिखता हूं 1/अंडर रूट ऑफ एल सी। और इस केस में मैं आपको बताऊं एक चीज बहुत बढ़िया, एक मिनट रुकिएगा। यहां पे जब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, मतलब यहां पे जब हम रेजोनेंस करवा देते हैं, ठीक, तो इस केस में भी जो सर्किट होता है वो कैसा होता है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। आप देखिए ना, ये जो हमारा 1/Z वाला टर्म पड़ा हुआ है, ये पूरा पड़ा हुआ है, ये पूरा 1/Z है ना। तो बल्कि और पीछे जहां लिखा है वहीं दिखा देता हूं, ये 1/Z वाला टर्म है। आप सोचिए अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लगा दूं तो ओमेगा सी और ओमेगा एल तो खत्म हो जाएगा ना, क्या केवल क्या बचेगा? Z इज इक्वल टू आर। तो सर्किट कैसा हो गया? प्योर रेजिस्टिव सर्किट, राइट। सर्किट हो गया तुम्हारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब अंतर सुनना, जब आपके पास में सीरीज एलसीआर सर्किट होता था, जब आपके पास में सीरीज एलसीआर सर्किट होता था तो करंट जाता था पीक पे जब रेजोनेंस होता था, ठीक है ना। जब सीरीज एलसीआर सर्किट होता था तो करंट जाता था पीक में। पैरेलल एलसीआर सर्किट रेजोनेंस के टाइम करंट एकदम मिनिमम होगा। समझ गए मेरी बात? पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के केस में जो करंट होगा वो एकदम मिनिमाइज कर जाता है, उसकी एक बहुत अच्छा खासा उसका एक लॉजिक हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे जो सर्किट का इम्पीडेंस होता है, आप ये मान के चलो वो इंक्रीज कर जाता है, तो वो ज्यादा करंट को पास ही नहीं होने देगा। एक बहुत टेक्निकल सी चीज आपको मैं दे रहा हूं। तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इन पैरेलल एलसीआर सर्किट, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इन पैरेलल एलसीआर सर्किट, at resonance parallel LCR circuit, the current is minimum। एक शॉर्ट भाषा में लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो आपको कुछ
ऐसा दिखाई देगा, ये जाता है। बात समझ में आई? ये जाएगा और इस करंट को तुम बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा आर, और ये करंट हो जाएगा आई मिनिमम। ये करंट हो जाता है आई मिनिमम, फ्रीक्वेंसी हो जाती है ओमेगा आर। तो ये आता है करंट एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा। और आपको बताऊं, उस समय इस सर्किट का नाम होता है रिजेक्टर सर्किट। ये नाम लिख लीजिएगा तो याद रहेगा आपको। उस समय इस सर्किट को बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। ठीक है, उस समय इस सर्किट को बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। सर्किट बैंडविड्थ, देखिए सर्किट बैंडविड्थ जब हमने सीरीज में डिस्कस करी थी, बात समझना भाई, सर्किट बैंडविड्थ जब हमने सीरीज में डिस्कस करी थी तो पीक के लिए डिस्कस किया था और आपसे ये कहा था कि वो सर्किट चलेगा ही नहीं, है ना। क्यों सर्किट नहीं चलेगा? क्योंकि रेजोनेंस के आसपास जब रहोगे तो इंपीडेंस हमने बोला था कि मिनिमाइज हो रहा था वहां पे। इंपीडेंस एक जो रेजिस्टिव सर्किट था हमारा, वो पास कर रहा था मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑफ करंट। तभी जैसे ही वहां पे एक रेजोनेंस आता है तो करंट कहां चला गया था? पीक। तो वहां जो हमने बैंडविड्थ निकाली थी वो रेजोनेंस के आसपास की थोड़ी फ्रीक्वेंसी होती। आपको मैंने कैलकुलेट भी करवाया था, कितना R/L या L/R कुछ निकाला था। यहां पे अगर हम बैंडविड्थ निकालते हैं, जैसे अगर हम यहां पे मार्क करते हैं किसी भी दो फ्रीक्वेंसी को, ये अव्वल तो पहली चीज मैं आपको बताऊं, बैंडविड्थ कभी भी आप पैरेलल LCR सर्किट में डील नहीं करोगे। वजह मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी सर्किट होता है उसमें हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए होती है। ठीक है, यहां पे क्या है, अगर आप रेजोनेंस कराते हो तो करंट की फ्रीक्वेंसी मिनिमम टू मिनिमम है। और आपको बताऊं, जितना तगड़ा रेजोनेंस आप करा ले जाओगे उतना एक ग्राफ यहां पे आप पीक पे ले आओगे। ठीक है, तो अगर आप बैंडविड्थ की बात करते हो तो आपको ये जोन चाहिए, दिस वन। कैलकुलेट करने पे वैल्यू आपको सेम आएगी, बट यहां पे कोई रोल नहीं होता है बैंडविड्थ का। एक ने क्रॉस क्वेश्चन पूछा था तो मैं उसी बात को समझा रहा था और कुछ नहीं। रिजेक्टर सर्किट बेटा नाम है इसका, जब ये रेजोनेंस पे चलने लगता है ना, पैरेलल LCR सर्किट, हाँ R/L था, पैरेलल LCR सर्किट जब आप रेजोनेंस पे चलाते हो तो वो रिजेक्टर सर्किट होता है। जनरल LCR पैरेलल को रिजेक्टर नहीं कहते हो। जब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे आप LCR चलाओगे और रेजोनेंस आने लगे, यानी जब ये सिचुएशन आपको मिले, केवल उसी मोमेंट पे आप पैरेलल LCR सर्किट का नाम रिजेक्टर सर्किट रखते हो, जनरल नहीं रखते। ठीक है ना। तो अगर आपको डेफिनेशन ही चाहिए, तो आप ये लिख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस जब आप पैरेलल सर्किट को ऑपरेट कर रहे होते, देन दैट सर्किट इज कॉल्ड द, समझ गए, रिजेक्टर सर्किट। फिर एक ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर पैरेलल LCR सर्किट का कोई हाउस होल्ड एग्जाम्पल दे दीजिए। हाउस होल्ड एग्जाम्पल में तो बहुत सारे आप पैरेलल LCR सर्किट के एग्जाम्पल दे सकते हो, समझे। हाउस होल्ड में तो आप बहुत सारे पैरेलल LCR सर्किट के एग्जाम्पल दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि आप यूज कहां कर रहे हो। बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी बना सकते हो। नॉर्मली मैं आपको बताऊं, नॉर्मली जितना भी हम लोग AC यूज करते हैं घरों में, वो नॉर्मली सारे सीरीज के कॉम्बिनेशन होते हैं। बट कभी कभी अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग सिस्टम को चेंज करते हैं। जैसे एक चोक कॉइल है, चोक कॉइल एक डिवाइस होती है जिसमें R और L का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, हालांकि उसमें C नहीं होता। तो उस चोक कॉइल, वैसे प्योरली तुमको LCR नहीं मिलेगा हाउस होल्ड सप्लाई में, मतलब LCR का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्योरली नॉर्मली नहीं मिलता। कोई जबरदस्ती डिवाइस बना दो तो बात अलग है। हाउस होल्ड सर्किट की तुम बात करो तो हाउस होल्ड सर्किट में केवल वो सर्किट यूज करते हैं जो एफिशिएंटली चलें, राइट। हाउस होल्ड सर्किट में ट्यूबलाइट में लगा होता है, ट्यूबलाइट में चोक कॉइल, हाँ चोक लगती है बे,
वो तो हम भी कह रहे हैं कि चोक कॉइल ट्यूबलाइट में लगा होता है, बट उसमें कैपेसिटर नहीं होता है। बेसिकली दिस इज इंडक्टिव विद अ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इंडक्टर विद अ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये होता है। फिर उसके पैरेलल में तुम और चीजें लगा सकते हो, समझ गए ना, उसके पैरेलल में तुम और चीजें लगाओगे। बट चोक कॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड रजिस्टर, और नॉर्मली हाउस होल्ड सप्लाई में आप पैरेलल एलसीआर को नहीं उठाओगे। वजह आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब आप रेजोनेंस पे आ गए तो आप देख रहे हो करंट मिनिमम हो गया, मतलब एक तरह से वो डिवाइस आपकी यूजलेस हो जाएगी। बनाने को तुम फिर कुछ भी बनाओ, वो एक अलग चीज है, बट चलेगा नहीं। और इसीलिए ज्यादातर चीजें या तो एलसी, एलआर, सीआर इसका कॉम्बिनेशन होती हैं, और अगर किसी में तीनों मिले भी तो वो नॉर्मली आपको पैरेलल पे ही मिलते हैं। खैर, अभी मैं आगे आता हूं। मोटी मोटी चीजें तो देखिए मैंने आपको बता दी कि पैरेलल एलसीआर क्या होता है, किस तरह से रन करता है, ठीक है। कुछ एक दो चीजें हैं उसको आप देख लो, छोटे मोटे क्वेश्चन ही है, वही मैं आपको दे रहा हूं, आपको अच्छे लगेंगे लगाने के लिए। और आप तारीफ की बात बताऊं आपको, जल्दी मतलब किताबें भी खोल के बैठ जाओगे तो तुमको पैरेलल एलसीआर के क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे। मैं भी अभी बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। एक सवाल है जो बहुत बढ़िया लगा मुझे, उसको देखिएगा। कहता है 750 हर्ट्ज, मतलब एक 750 की फ्रीक्वेंसी है, 20 वोल्ट का सोर्स है, आप समझ गए होंगे एसी है ये। तो 750 हर्ट्ज एंड 20 वोल्ट सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, इंडक्टेंस उसका भी दिया हुआ वैल्यू मैं दे दूंगा, और एक कैपेसिटेंस है सीरीज में। तो सबसे पहले तो एक कॉम्बिनेशन अब मैं आपको दे रहा हूं, एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस और एक है कैपेसिटर सीरीज, और ये है सप्लाई। सवाल देखिएगा, बढ़िया सवाल है ये है इसकी सप्लाई। रेजिस्टेंस आर आपको दिया है, मैं वैल्यू यहीं लिख दूं, आर आपको दिया हुआ है 100 ओम, इंडक्टेंस आपको एल दिया हुआ है 0.1803 हेनरी, 0.1803 हेनरी का इंडक्टेंस है। उसके बाद 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस है, उसके बाद ये 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस है। 750 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और 20 वोल्ट का सोर्स है, समझ गए। फ्रीक्वेंसी 750 हर्ट्ज है, और 20 वोल्ट का ये सोर्स है। पूछा क्या है ये समझिएगा, बहुत बढ़िया चीज पूछी है इसमें। कैलकुलेट द टाइम in which the resistance which has thermal capacity, आपको पहले मैं देता हूं। रेजिस्टेंस की थर्मल कैपेसिटी, यानी कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स से हल्का सा टच लिया हुआ है ये सवाल। तो क्या कहता है 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहता है कैलकुलेट द टाइम इन विच द रेजिस्टेंस विच हैज थर्मल कैपेसिटी दिस गेट हीटेड बाय 10 डिग्री। आपको टाइम बताना है जिसमें रेजिस्टेंस 10 डिग्री हीट कर जाए, जिसमें रेजिस्टेंस 10 डिग्री हीट कर जाए, फॉर विच आर विल बी हीटेड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा ये है, ये तुम्हारा मेन क्वेश्चन है कि आपको टाइम बताना है जिसमें रेजिस्टेंस 10 डिग्री हीट कर जाए और थर्मल कैपेसिटी आपको इस आर की दी हुई है 2 जूल
जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो अब आपको क्या करना है, कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे इसको? देखो उल्टा चलाओ इस सवाल को तो मेरे ख्याल से समझ जाओगे, उल्टा चलाओगे तो समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस हीटिंग चाहिए, करंट तक पहुंचना पड़ेगा, करंट तक पहुंचोगे, ईएमएफ तुमको दिया है यानी तुमको इंपीडेंस चाहिए, इंपीडेंस चाहिए तो पहले हर डिवाइस को सॉल्व कर लो। हाँ वही मैं कह रहा हूं, पावर निकालोगे ना भाई, पावर बिना पावर के काम नहीं होगा, ठीक है। पावर को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, बिना पावर के काम नहीं होगा। पावर करोगे आई स्क्वायर आर, आई यानी करंट, करंट आएगा ईएमएफ की हेल्प से और किसकी हेल्प से, इंपीडेंस की हेल्प से। तो सबसे पहले इंपीडेंस पे अपना फोकस करो और इंपीडेंस से पहले फ्रीक्वेंसी पे अपना फोकस करो। केवल दिए 750 हर्ट्ज, इसको ओमेगा में बदलो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। मैं मोटा मोटा कैलकुलेशन दे रहा हूं तुमको, ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू। ये बेसिकली हर्ट्ज में है ना, फ्रीक्वेंसी न्यू है, न्यू ओमेगा नहीं है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 750 हर्ट्ज, तो ये ओमेगा आएगा तुम्हारा, ठीक है। और फिर तुम जब एक्सेल सॉल्व करोगे तो मैं वैल्यूज तुमको अब डायरेक्टली दे रहा हूं, ठीक। यहां से ओमेगा जो भी आए वो अपना देख लेना, फिर आप एक्सेल सॉल्व करोगे। तो बहुत ज्यादा सवालों में हम टाइम नहीं दे सकते ना। एल आपको दिया है सवाल में, ओमेगा आएगा तुम्हारा यहां से, तो एक्सेल की मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं। टाइम आ रहा है 348 सेकंड, बहुत सही शिवांश श्रीवास्तव, खुशी सिंह राठौर, पावर तुमने दी बेटा। टाइम निकालो खुशी, 348 सेकंड, सही है, सही है। एक्सेल आएगा तुम्हारा 850, एक्सी आएगा 21.2, एक्सेल आएगा 850 ओम, एक्सी आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी के अकॉर्डिंग 21.2 ओम, और आर तुम्हें पता ही है, आर तुम्हें पता ही है 100 ओम। जेड के लिए कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज रखोगे, सारी वैल्यूज रखोगे तो Z तुम्हारा आ जाएगा 835 ओम। वैल्यूज कंपेयर करते चलना, जो लोग अगर कोई कर रहे हैं तो वैल्यूज कंपेयर करते चलना। Z आएगा 835 ओम, 835 ओम, ये आएगा तुम्हारा Z, राइट। इसके बाद आप लोग पावर की बात करते हो, पावर आएगा ERMS IRMS cos फाई, ये होता है बेसिक फॉर्मूला, अच्छे से आप जानते हो। पावर होता है ERMS IRMS cos फाई, 835 ही है क्या चीज, खुशी 835 क्या बता रही हो? अच्छा Z की वैल्यू 835, हो सकता है मेरे पास गलत लिखी हो तो मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूं। मैं कौन सा सॉल्व कर रहा हूं, नहीं ये तो 850 था। Z, अच्छा Z, हाँ 835 ही तो लिखी मैंने, यहाँ लिखी तो है नीचे। क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है, सामने तो है तुम्हारे। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। पावर हो गया ERMS IRMS cos फाई, बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा P एवरेज इज इक्वल टू E RMS I RMS cos फाई। दो काम कर सकते हो, दो काम में क्या क्या काम करोगे? ये I RMS को भाई, जैसे I को हम लोग V बाय R लिखते हैं, तो I RMS को E RMS बाय R लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा E RMS, और इसको लिखोगे E RMS का, अबे स्क्वायर क्यों लगाने जा रहा था मैं यहाँ, बाय Z और मल्टीप्लाइड बाय cos फाई। cos फाई होता है तुम्हारा पावर फैक्टर, ठीक है ना। cos फाई होता है तुम्हारा पावर फैक्टर।
पावर फैक्टर क्या होता है, R बाय Z, याद है पिछली क्लास में बताया था मैंने, फेजर से निकल के आता था ये, cos फाई हो जाएगा तुम्हारा R बाय Z, तो ये तुम्हारा बन जाएगा ERMS स्क्वायर R अपॉन Z स्क्वायर, दिस इज ERMS का स्क्वायर इनटू, मेरे पास स्पेस ही नहीं बचा अब, R स्क्वायर बाय Z स्क्वायर। मैं पावर की वैल्यू डायरेक्ट आपको देता हूं, ठीक है। पावर आएगा तुम्हारा 0.0574 वॉट, 0.0574 वॉट, इतनी बड़ी वैल्यू है, 0.0574 वॉट ये पावर पड़ी। वैल्यूज टैली करते जाना बस यार। R स्क्वायर लगा दिया क्या मैंने, अरे यार हाँ यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना, हो जाता है यार ये, तो ये आता तुम्हारा 0.074, पावर तक तो आ गए अपन लोग। अब इस पावर को हमको हीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तुमको ये पता है कि जो इसकी थर्मल कैपेसिटी रेजिस्टेंस की दी गई है वो दी गई है 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, और पावर तुम्हारे पास पड़ी है 0.0574 वॉट। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, सबसे पहले हीट निकालोगे, या डायरेक्टली कर दो यार, क्या प्रॉब्लम है। टोटल हीट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, हो जाएगा। यहां के अकॉर्डिंग अगर तुम करोगे भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है और तुम्हारे पास कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है ये तो पता करना है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 जूल की तुमको हीट चाहिए। समझ गया ना बात को। वहां तक पावर का कैलकुलेशन रोक लो थोड़ी देर के लिए, फिर यहां से हीट रिक्वायर्ड देख लो कितनी है। यहां से तुम ये करो, हीट रिक्वायर्ड कितनी है, ये यहां से हीट रिक्वायर्ड कितनी है तुम्हारी, 2 जूल की कैपेसिटी है, 10 जूल तो हो जाएगा 2 इंटू 10। भाई समझ गए ना, थर्मल कैपेसिटी ये दी है रेजिस्टेंस की, टेम्परेचर बढ़ाना है 10 डिग्री, तो तुमको कितनी हीट चाहिए 10 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो वो आती तुम्हारे पास में 20 जूल। अब बस काम खत्म हो गया, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू 20 कर दो, खेल खत्म, पैसा आजम, इतने में सॉल्व हो जाएगा। मतलब तुम्हारा लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कहां लिख दूं यार, तुम्हारा लास्ट स्टेप हो जाएगा पावर इंटू टाइम, यही तो होती है ना हीट। हीट तुम्हारे पास 20 जूल है, पावर तुम्हारे पास पड़ी 0.0574, टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। हीट तुम्हारे पास में 20 जूल पड़ी हुई है, हीट तुम्हारे पास पड़ी हुई है 20 जूल, पावर तुम्हारे पास पड़ी है ये, बस वैल्यू रख देना, टाइम सॉल्व हो जाएगा। मतलब यहां से क्या निकाल लोगे तुम, टाइम कितना, 20 डिवाइड बाय 0.0574, 0.0574, बस यार ये आंसर है जो भी सॉल्व होके आएगा। कितना आ रहा था, 384 सेकंड, 384 सेकंड। अब आंसर ये, आंसर इज दिस 384 सेकंड। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी आज ट्रांसफार्मर भी आपको पढ़ा के मामला फिनिश कर देंगे। थोड़ा बहुत सवाल देख लो। अब देखो चोक कॉइल आ गया, चोक कॉइल पे बेस है ये सवाल, ठीक है। अ चोक कॉइल इज नीडेड टू ऑपरेट एन आर्क लैंप एट 160 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक, कहता है एक चोक कॉइल, मतलब अगर आपको किसी आर्क लैंप को यूज करना है और कितने वोल्ट पे करना है, 160 वोल्ट पे और 50 हर्ट्ज पे करना है, तो एक चोक कॉइल को आपको बोल रहा है कि ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर कहता है द आर्क लैंप हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ठीक, व्हेन रनिंग ऑफ 10 एम्पियर, ओके, करंट दे दिया, आर्क लैंप का रेजिस्टेंस दे दिया। यानी सीधे सीधे यहाँ पे हम जो बात समझ रहे हैं केवल
इतनी बात है कि मेनली आपको दिया क्या है इस सवाल में, ये हो गया आर्क लैम्प का रेजिस्टेंस R और यहां पे कहीं आएगा चोक कॉइल का अपना इंपीडेंस L, बस इसको लगाया AC और इस AC की बात तुमसे कर रहा है। कितनी बात कर रहा है ये मैं देता हूं, 160 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 160 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये AC है। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल इफ द सेम आर्क लैंप इज ऑपरेटेड 160 वोल्ट DC सप्लाई। व्हाट एडिशनल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, कंपेयर द पावर। देखिए पहले आपको क्या कह रहा है, पहले वो समझो, ठीक। आपको ये कह रहा है कि आपके पास में एक आर्क लैंप है, आपके पास में एक आर्क लैंप है और जिसका अपना रेजिस्टेंस 5 ओम है। ये है आपके पास में एक आर्क लैंप है, मतलब ये है आर्क लैंप जिसको केवल एक मैंने रेजिस्टेंस के फॉर्म से दिखाया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक आर्क लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और कहता है इसको ऑपरेट करने के लिए, किसके साथ ऑपरेट करने के लिए, 160 वोल्ट 50 हर्ट्ज के साथ इस आर्क लैंप को ऑपरेट करने के लिए एक चोक कॉइल की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आया? आपके पास में एक आर्क लैंप है जिसका कि अपना रेजिस्टेंस आपको दिया, ये आर्क लैंप है, ये मान लो ऐसा येलो वाला हो गया, इसका अपना रेजिस्टेंस हो गया 5। आप इस आर्क लैंप को 160 वोल्ट 50 हर्ट्ज के साथ में यूटिलाइज कराना चाह रहे हो, यूज कराना चाह रहे हो। यूज कराने के लिए आपको चोक कॉइल की जरूरत है, ठीक है। और करंट कितना बताया कि सर्किट में चलेगा, करंट आपको इस सर्किट में बताया कि भाई 10 एंपियर का करंट चलाना है। पूरी भाषा के हिसाब से एक आर्क लैंप जब इतनी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रहे हो 10 एंपियर करंट के लिए, तो आपको एक L इंडक्टेंस की चोक कॉइल की नीड पड़ेगी, ठीक। तो कहता है कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ चोक कॉइल। ये तो यहीं से आ जाएगा, IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z। बहुत आसान है, तो ये तो यहीं से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये तो यहीं से आ जाएगा, IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z, और Z तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। R स्क्वायर प्लस ओमेगा L हो जाएगा। ये लो, अब सॉल्व किसको करना है? ओमेगा को। अब सॉल्व किसको करोगे? ओमेगा को करोगे ना, तो ओमेगा निकल आएगा। 50 हर्ट्ज है, अब इसका ओमेगा 3 से 14 होना चाहिए, है ना। वो डायरेक्टली 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा, है ना। तो इसका मैं डायरेक्टली ओमेगा लिख देता हूं। ये 314 रेडियन पर सेकेंड। हालांकि चलो लिख दो, क्या दिक्कत है तो वही, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 314, ये आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। हालांकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आप रेडियन पर सेकंड दे दो, कोई उसमें बुराई नहीं होती। चलिए खैर जाने दीजिए, वो मैटर नहीं है अपना। यहां से जब ये आ गया तुम्हारा 314, R तुमको दिया है, L पता करना है, ERMS तुमको पता है, IRMS पता है। ERMS कितना लगाओगे भाई? ERMS कितना लगाओगे? आपको याद होगा जो वैल्यूज दी होती हैं वो सीधे सीधे कहां इस्तेमाल होती हैं? ERMS और IRMS में। समझ गए ना मेरी बात? तो IRMS तुम्हारा 10 हो जाएगा, ERMS तुम्हारा 160 हो जाएगा। आंसर आया 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 आया, आंसर आया। मेरे पास जो L का आंसर पड़ा है दैट इज 0.048 हेनरी। मेरे पास जो L का आंसर पड़ा है दैट इज 0.048 हेनरी। यहां से L आएगा 0.048 हेनरी, ये पड़ा है 0.048 हेनरी पड़ा है। अब आप देख लीजिएगा। अब देखो आगे क्या कहता है। अब ये पूरा सवाल हुआ नहीं है, आधा हुआ है, आपने इंडक्टेंस तक निकाल दिया। अब आपसे कहता है इफ द सेम लैंप इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 160 वोल्ट DC। समझिएगा, कह रहा है यही बत्ती है आर्क लैंप,
यही वाली बत्ती, इसको 160 वोल्ट डीसी से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक। इसको 160 वोल्ट डीसी से ऑपरेट कर रहे हो। पूरा सर्किट जानबूझ के नहीं बनाया क्योंकि कुछ पूछा है। कहता है इफ द सेम लैंप इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 160 वोल्ट डीसी सप्लाई व्हाट एडिशनल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। व्हाट एडिशनल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड मतलब 10 एम्पियर करंट पे चलाओगे तो कह रहा है ये आर कितना होना चाहिए। ये है करंट सेम रखना है, करंट सेम रखना है। बहुत आसान बन गया, बहुत आसान बन गया। आर निकल के डायरेक्टली आ रहा है यार, ई आर सीरीज में हो जाएगा, ई होगा 160, करंट हो गया 10 11, ठीक है। यहां से आर बिल्कुल परफेक्ट दिया, ये आ गया तुम्हारा 11 ओम, तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड आंसर। अभी पूरी बात फिर नहीं हुई, एक छोटी चीज और पूछी, एक छोटी सी चीज और पूछी तुमसे, बहुत बढ़िया सुनना ध्यान से। पहले सवाल जितना लगाया उतना देख लो। पहले तुमको क्या दिया था, एक आर्क लैंप है, इस सप्लाई के साथ यूज करना है 160 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो भाई चोक कॉइल में इंडक्टेंस कितना चाहिए, कितने इंडक्टेंस के चोक कॉइल चाहिए, वो पूछा गया था, वो सॉल्व हो गया। उसके बाद इसी आर्क लैंप को डीसी से कनेक्ट कर दिया, करंट चाहिए था 10 एम्पियर का, तो कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहिए ताकि बर्न हो, वो भी आ गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और बहुत बढ़िया चीज, कंपेयर द पावर लॉस इन बोथ केस, ये करके बताओ। कंपेयर द पावर लॉस इन बोथ केस, ये करके बताओ। सारे फॉर्मूले आप जानते हो। कंपेयर द पावर लॉस इन बोथ केस, उसके लिए तो लिखोगे ERMS IRMS cos phi, ये तो बहुत ही एकदम मतलब AC के केस में पावर लॉस लिखोगे ERMS IRMS cos phi। राइट, ERMS IRMS cos phi, और उसका तो गप से ऐसे ही आ जाएगा, ज्यादा उसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, खुशी सिंह राठौर तुमने 500 काहे का आंसर दिया। अच्छा 500 इन AC, हाँ सही है, 500 वाट AC बिल्कुल परफेक्ट। वाट इन AC, DC में बता 1600, हाँ AC में आएगा 500 वाट, और DC लिख देता हूं मैं ऐसे ही 1600 वाट। मुझे लगता नहीं कि ये सब सॉल्व करने की अभी नीड है फिलहाल। cos phi तुम R/Z से लिख सकते हो, ये दिया है, ये दिया है, अरे हट जाएगा सवाल, खत्म हो जाएगा। DC में तुमको पता है यार, I भी पता है, R भी टोटल पता है, V भी पता है, जैसे चाहो वैसे निकालो। 1600 इसका पावर हो जाएगा, ठीक। तो दोनों की पावर भी आ गई, दोनों की पावर को कंपेयर करो, कितना बड़ा डिफरेंस है, 3 गुने से ज्यादा पावर लॉस डीसी में। आपको याद होगा जब मैंने आपको एसी पढ़ाना शुरू किया था तो उस वक्त मैंने एक बात आपसे शायद बोली थी, और जरूर बोली होगी। मैंने कहा था एसी, भाई क्या रीजन है कि हम लोग हाउस होल्ड सप्लाई में एसी यूज करते हैं, डीसी नहीं यूज करते, है ना। ये जरूर बोला होगा मैंने आपसे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। तो मैंने आपसे यही कहा था कि क्या रीजन है कि हाउस होल्ड सप्लाई में हम लोग एसी यूज करते हैं, डीसी नहीं करते। देखो ना, रीजन तुम्हारे सामने है। एसी का पावर देख लीजिए, और उन्हीं कंपोनेंट्स में आप डीसी का पावर देख लीजिए कितना ज्यादा है, समझ गया ना। तो डीसी से पावर लॉस एक्चुअली बहुत होते हैं, और कोई बात नहीं, ठीक। खैर एक और दूंगा, और उसके बाद हम लोग सीधे कूच करेंगे ट्रांसफॉर्मर की तरफ। एक सवाल के बाद ट्रांसफॉर्मर की तरफ कूच कर जाएंगे अपन लोग। आसान है ये क्वेश्चन, इजी है। कहता है इन सीरीज LCR सर्किट रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम का, कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट
एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड। चलो एक LCR सर्किट दिया है, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया इंडक्टर, ये हो गया कैपेसिटर, LRC। ये तुमको दिया है कितना भाई? 200 वोल्ट 300 ओमेगा। हंड्रेड ओम इसका रेजिस्टेंस। अब आगे क्या कहता है, बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनना। When only the capacitance is removed, the current lags behind the 60 degree। कह रहा है जब आप इससे केवल कैपेसिटर को गायब करते हो, कोई भी करंट इसमें चल रहा होगा, कोई भी करंट इसमें चल रहा होगा, आप चला दो पहले तो, ठीक, कोई भी करंट चला दो। ये सिस्टम दिया, L और C नहीं पता हमको कितने हैं, बट एक बात मालूम है, पता है क्या? हमको ये पता है कि जब इस पूरे चलते हुए सेटअप से आप केवल कैपेसिटर को गायब करोगे तो करंट 60 डिग्री से लैग कर जाएगा। जब आप कैपेसिटर को गायब करोगे तो ये करंट इसकी वजह से, कैपेसिटर गायब करने की वजह से करंट 60 डिग्री लैग कर जाएगा। कैपेसिटर लगा रहने दो, केवल इंडक्टर को गायब करोगे, कैपेसिटर लगा रहने दो, केवल इंडक्टर को गायब करोगे तो करंट 60 डिग्री लीड कर जाएगा। मतलब ऐसे लिख सकते हो, on removal of capacitor only, जो करंट है वो 60 डिग्री से, जो करंट है वो 60 डिग्री से लैग कर जाएगा। समझ गए? 60 डिग्री से लैग कर जाएगा। और अगर आप ओनली इंडक्टर हटाओगे ये, तो जो करंट है वो 60 डिग्री से लीड कर जाएगा। समझ गए मेरी बात? एक बार देख लो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है कि नहीं। When only the capacitance is removed, the current lags behind, बिल्कुल सही है, the current lags behind the voltage by 60 degree, and when only the inductance is removed, the current leads the voltage by 60 degree. Calculate the current and power dissipated in circuit. Calculate the current and power dissipated. Calculate I and P in the circuit. अबे बहुत आसान सवाल दिया है, सच में बहुत आसान सवाल दिया है ये। पहचानो क्या कंडीशन नजर आ रही है तुमको। इक्वल वेरिएशन जा रहे हैं इंडक्टर और कैपेसिटर्स को हटाने पर। इंडक्टर हटाओगे 60 डिग्री लीड कर रहा है, कैपेसिटर हटाओगे 60 डिग्री लैग कर रहा है। इसका मतलब दोनों लगे रहेंगे तो क्या होगा? सोचो 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 सोचो, दोनों लगे रहेंगे तो क्या होगा? सोचो। जितना लैगिंग इंडक्ट, हाँ जवाब आ गया, रेजोनेंस होगा। अरे कैपेसिटर और इंडक्टर को हटाने पे इक्वली फ्लक्चुएट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ना, कैपेसिटर और इंडक्टर को हटाने से करंट इक्वली फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर और नीचे, तो उसका मतलब दोनों लगे रहेंगे तो बीच में बना रहेगा ना। गॉट इट? दोनों लगे रहेंगे तो बीच में बना रहेगा। बीच में मतलब किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। तो सर्किट कैसा होगा? ये रेजोनेंस सर्किट दे दिया तुमको। दूसरी भाषा में आप इसको बहुत सिंपल शब्दों से सजा सकते थे कि इट इज अ रेजोनेंस सर्किट एंड दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 300। इट इज द रेजोनेंस सर्किट एंड दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल। तो अब आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना करंट और पावर निकालना। जल्दी से आंसर दो। अब आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है करंट और पावर निकालना। झन 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 आंसर दो। बिल्कुल 2 एम्पियर आ गया। देखो अलीशा सिंह, अखिलेश सिंह ने दिया मुझे।
अखिलेश सिंह ने तुरंत आंसरिंग किया। खुशी सिंह, अबे ये चैटिंग जरा नीचे वाली ऐसे करो, समझ गए तुम? ऊपर वाली चैट दिखाओ थोड़ी, मुझे मिस कर गया मैं, देखना। और नीचे करो। हाँ तुम एकदम से कर दो सब, है ना? हम चिट्टी रोबोट हैं क्या कि खट 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 बिना मतलब वैसे पढ़ लेंगे? एकदम अजीब हो। अखिल 400, हाँ कईयों ने आंसर कर दिया इसका। आओ नीचे करो। अब तुम चाचा यहाँ रो लाओ, दो हमको, दो माउस दो अपना, तुम चल बस छोड़ो, बैड बॉय। हाँ अब दिखा मुझे, ठीक 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 ठीक। 2 एम्पियर 400, 2 एम्पियर 400, 2 एम्पियर 400, पावर 200 है भाई, पावर 200 है। पावर 200 है। जो मेरे पास आंसर है पावर 200 है। हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, कॉस फाई 1 हो जाएगा। वैसे एक बात बताएं, आई आर एम एस वी आर एम एस ये दिया होता है आंसर। पावर 200 है। हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, इससे चेक कर लो। कॉस फाई तो 1 हो जाएगा। हाफ ई नॉट आई नॉट, तो इसको √2 कर दो, ई नॉट बाई √2 हो गया ई आर एम एस, और आई नॉट बाई √2 हो गया आई आर एम एस पी, ये है। तो ई नॉट आई नॉट रखोगे अगर, आई नॉट कितना निकाला? 2 तुमने, तो 200 400 400 बाय 2, ठीक तो है? यहीं से दिख रहा है। चलो अब शुरुआत करते हैं ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है? अब शुरुआत करता हूं ट्रांसफॉर्मर। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ, यहां से स्टार्ट लिया था आज की क्लास में अपन लोगों ने। सबसे पहले आपको पैरेलल एलसीआर बताया, इसका रेजोनेंस यहां पे आने वाला है, इसका इंपीडेंस ये है, इसका रेजोनेंस ये है, करंट का ग्राफ है। मैंने बताया था बैंडविड्थ का कोई खास मतलब नहीं होता है। हाउस होल्ड सर्किट में पैरेलल उठाते नहीं हम लोग एलसीआर का। फिर ये एक न्यूमेरिकल, फिर ये दूसरा न्यूमेरिकल, और फिर ये तीसरा न्यूमेरिकल जिसमें पावर आता है 200 वॉट, ठीक? करंट शुड बी, एक मिनट, क्या क्या लिख रहे हैं आप लोग जरा मैं देखूं। खुशी सिंह राठौर 200 वाट सर, देन करंट शुड बी इक्वल टू, शुड बी 2 बाय √2। अंजलि सक्सेना सर, अगर 2 आई नॉट की वैल्यू होती है तो आरएमएस क्या होती? सर ने गिवन वाली वैल्यू आरएमएस बताई थी। हाँ सुनो, एक बात बता रहा हूं, वैसे कहीं लिखा नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक मेरा ऑब्जर्वेशन है ये, और उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मतलब लिखा कहीं नहीं होता, ये किसी बुक में कहीं ऐसा नहीं लिखा। नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि जो तुमको लिख के दी होती वैल्यू
वो आरएमएस होती है, ठीक है। नॉर्मली जो लिख के दी होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। ये मैंने भी आपसे कहा था और यही बुक्स में भी लिखा होता है और यही हर जगह लिखा होता है। बट कभी भी कोई सवाल आप उठाना, अगर उसमें रेजोनेंस सर्किट है, मतलब मैंने 8 से 10 सवाल पे ऑब्जर्व किया है, ठीक है, अगर रेजोनेंस सर्किट है तो वहां पे ये हम लोग एज इट इज मैक्सिमम उठा के रख लेते हैं रेजोनेंस के टाइम पे, क्योंकि मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज के हिसाब से डीलिंग करी जाती। देखिए जब रेजोनेंस चल रहा होता है तो करंट भी अपने पीक पर होता है और वोल्टेज भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ता है। आप बात को समझो। अंजलि सक्सेना, बात को ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। हर सक्सेना शायद तुम्हारा भी वही डाउट है, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा फोकस करना। जब नॉर्मल सर्किट पे हम लोग डीलिंग करते हैं तो मैंने ही आपको ये बात बोला था कि जो रेटिंग होती है, रेटिंग से मतलब जो तुमको लिख के दिया होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, अभी इस कलर से करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, ये लिखा हुआ है ना 200 वाट। तो क्या हुआ कि नॉर्मली जो रनिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो आरएमएस होती है, फ्रीक्वेंसी करो सॉरी, जो रनिंग वैल्यूज होती है चाहे वो वोल्टेज की हो चाहे वो करंट की हो, वो आरएमएस होता है, क्योंकि वो हीट से कंपेयर करके हम लोगों ने निकाला था और प्रैक्टिकल वही वैल्यू। जैसे ये हमारी हाउस होल्ड सप्लाई है, 220 वोल्टेज आता है, सपोज 220 वोल्टेज आता है, हम कहते हैं आरएमएस है, राइट। करंट चल रहा है मान लो 5 एम्पियर का प्लग होता है ना, छोटा वाला 5 एम्पियर का, वो होता है आरएमएस वैल्यू। बट एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस ये वैल्यूज अपने पीक पर होती है। भाई रेजोनेंस एक स्पेशल कंडीशन होती है, इट इज नॉट द जनरल कंडीशन ऑफ एसी। सुनो ध्यान से, गलती ना करना कभी। रेजोनेंस एक स्पेशल कंडीशन है, वो जनरल एसी की कंडीशन नहीं है। और रेजोनेंस का मतलब ही क्या हुआ कि हर चीज अपनी पीक पर है। रेजोनेंस का यही तो मतलब हो रहा था ना कि हर चीज पीक पर चली गई। करंट में भी आपने देखा तो पीक मारा था, वोल्टेज भी बनाओगे उसके कंपैरिजन में आईआर करके वोल्टेज का भी पीक आएगा, तो पीक वैल्यूज आएंगे, इसलिए पीक वैल्यूज ली। गॉट इट? हर्ष, अंजलि, ओके। आता हूं ट्रांसफार्मर की दुनिया में लेकर आपको। ये बुक में आपको बताऊं, ये बात, ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं कि स्पेशली जब आप रेजोनेंस सर्किट को डील करना तो आप आरएमएस मत उठाना, गिवन वैल्यूज को पीक वैल्यूज की तरह ट्रीट करना। कब? स्पेशली फॉर रेजोनेंट सर्किट। जैसे ये वाले क्वेश्चन में आपको जो कहानी मैंने समझाई कि भाई 60 डिग्री लैगिंग 60 डिग्री लीडिंग, अभी तुम्हें अपने आप ही समझ में आ रहा है कि ये रेजोनेंट सर्किट है, तो ये पीक पे जा रहे होंगे वोल्टेजेस, ये जनरल नहीं रुक रहे होंगे, पीक पे जा रहे होंगे, चाहे करंट हो चाहे ये हो, ठीक है। हर सर्किट के लिए मत करना, हर सर्किट के लिए तो आरएमएस है, बट स्पेशली रेजोनेंस, क्या करके बैक कर गया क्या, बट स्पेशली रेजोनेंस सर्किट के लिए ये पीक पे रहता है सिस्टम पूरा, ठीक। खैर आइए ट्रांसफॉर्मर। पहली चीज, ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, ये आप सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है ये। जैसे आप किसी भी सप्लाई को, किसी भी एसी को आप विदाउट ट्रांसफॉर्मर यूज ही नहीं कर सकते। आप कहोगे क्यों सर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो पावर हाउस होते हैं वो तो बहुत हैवी वोल्टेज, हैवी करंट चलती हैं, तो वहाँ वो सप्लाई जो आपके हाउस होल्ड तक आती है, तो आपने देखा होगा कि जब जहाँ पे पावर का जनरेशन होता है, जो पावर हाउस होते हैं, वहाँ से हैवी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, फिर वो नॉर्मली आपके सब स्टेशन तक आती है, पहले मेन स्टेशन तक जाती है, फिर वो सब स्टेशन तक आता है, फिर वहाँ से आपके लोकल जो गली मोहल्लों में हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ तक आता है, उसके बाद हमारे घरों को आता है ना। तो बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है। बीच में आ गया ना ट्रांसफार्मर, क्या यूज़ हुआ भाई इसका, यूज़ बताता हूँ आपको। एक चीज़ बताता हूँ पहले तुम्हें, जब पावर का जनरेशन होता है, ठीक है, जब पावर का जनरेशन होता है, देखो अब इस बात को तो पूछना बेकार है कि सर एसी क्यों सप्लाई करते हैं, डीसी क्यों नहीं करते। आंसर थोड़ी देर पहले आप ही ने मुझे बताया कि डीसी में जो पावर का लॉस आ रहा था वो 1600 वॉट था, और उसी सिस्टम में एसी का लॉस था 500। तो 500 लॉस 1600 से तो काफ़ी कम है ना। तो एसी सप्लाई में, एसी जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ट्रांसमिशन लाइन में, तो पावर लॉसेस काफ़ी कम होते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात सुनो,
हमेशा वोल्टेज फॉर्म में ट्रांसमिशन लाइन पे वर्कआउट करते हैं, मतलब हम हाई वोल्टेज करंट कम रखते हैं, समझना, हम हाई वोल्टेज लोअर करंट पे ट्रांसमिशन लाइन पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो करते हैं। क्यों करते हैं? हाई करंट अगर रहेगा तो बहुत सारे एनर्जी के लॉसेस हो जाएंगे जूल हीटिंग के अलावा। हाई करंट में आपको केवल अभी करंट का एनर्जी लॉस एक ही तो मालूम है, I²R। वैसे क्या होता है, स्पार्क भी होता है, जब बहुत ज़्यादा करंट चलेगा किसी से, बहुत हाई अमाउंट ऑफ चार्ज चलता है तो आसपास के एयर को भी आयनाइज करता हुआ चलता है, तो स्पार्किंग होती रहती है इसमें, तो वो सारे भी लॉसेस हो जाते हैं। तो मेन एक यही तरीका होता है कि हाई पोटेंशियल आप बनाइए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, फिर उसको लोअर कर दीजिए। तो जो हमारे गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर होते हैं ना, क्या होता है मालूम है, यहाँ तक बहुत हाई पोटेंशियल आता है इन ट्रांसफार्मर तक, ये ट्रांसफार्मर उसको कम कर देता है। आप इसका नीड समझ रहे हैं हमारी लाइफ में क्या हुआ, ये ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को कम कर देता है। कभी कभी नहीं होता है, आपने सुना होगा, अरे यार हमारा फ्रिज बड़ा अच्छा खासा चल रहा था, पुराने ज़माने की बातें हैं, अब तो फ्रिज भी ऑटो कट आ गए, टीवी भी ऑटो कट आ गया, पहले की बातें बता रहा हूँ। कह रहे यार हमारा बताओ नया फ्रिज खरीदा था, रात में चल रहा था, अचानक से वोल्टेज ज़्यादा आ गया, फ्रिज बर्न हो गया, पूरा सिस्टम खत्म हो गया। क्यों हुआ भाई? ट्रांसफार्मर फेल हुआ, ट्रांसफार्मर में कुछ फ्लक्चुएशन आए, ट्रांसफार्मर में कुछ ड्रॉबैक्स आ गए, तो वो वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाया, अचानक से कुछ टाइम के लिए हाई वोल्टेज आ गया। अब हाई वोल्टेज का नतीजा आपको पता है क्या होता है, ठीक? तो आप इसका यूटिलाइजेशन समझ रहे हो। कभी हो सकता है आपने कोई लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने कम पावर जनरेट करी, आपको ज़्यादा पावर आगे भेजना है, तो तब भी आप वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाओगे। तो बेसिक यूज ऑफ ट्रांसफार्मर क्या आया? अगर आपको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जोन में जाना है तो आप बीच में एक चैनल यूज करते हो, बीच में एक सेटअप यूज करते हो, उस सेटअप का नाम होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है? कभी भी आप ये नहीं करोगे कि जितना बनाया उतना ही अगर आगे भेजना है तो आप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप ट्रांसफार्मर क्यों लगा रहे हो? डायरेक्टली भेज दो ना, तो कोई नीड नहीं होता उसका। या तो हाई से लो या लोअर से हायर वोल्टेज जोन में आपको अगर वर्कआउट करना है तो जिस डिवाइस को आप इस्तेमाल करते हो दैट डिवाइस इज नोन एज ट्रांसफार्मर। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वर्किंग का, वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको आता भी होगा। तो इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है, दिस डिवाइस इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। कई सारे लॉस भी होते हैं, कई सारे इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, वो मैं आपको सारे बताऊंगा। बाय द वे, ट्रांसफार्मर की बात करें तो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर इसका हम लोग उठाते हैं वो देखिए क्या है। इसमें दो कॉइल्स होती हैं जो कोर मटेरियल पे वाउंड होती हैं। इन दोनों कॉइल्स में एक का नाम होता है प्राइमरी कॉइल, एक का नाम होता है सेकेंडरी कॉइल। और ये हालांकि यार मतलब इसको बनाना थोड़ा बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं आपको समझा तो जाऊंगा पूरा। बनाना क्यों मुश्किल है इसका रीजन मैं बताता हूं आपको भी। ये है AC इनपुट, राइट? दिस इज व्हाट, दिस इज AC इन, यानी यहां से आप इनपुट दोगे। आप समझना, यहां तुमने AC लगाया हुआ है, राइट? AC लगाओगे तो क्या करोगे? ये कॉइल आपने लगाई है, करंट वेरी करेगा तो यहां से फ्लक्स जो भी चल रहा होगा वो वेरी करेगा। पहली चीज, जो फ्लक्स यहां जनरेट होगा वो पूरा घूम के इस कॉइल में ऐसे आएगा। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाओगे इस कॉइल से चलने वाली, तो आप कुछ ऐसा बनाओगे। ये एक और बनाऊंगा मैं, ये समझ गए? और एक वाइंडिंग यहां होती है, एक वाइंडिंग यहां होती है। मोटी मोटी बात बता रहा हूं खाली। आर आउट लिख दो या RL लिख दो लोड रेजिस्टेंस के नाम पे। लोड मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है आपकी हाउस होल्ड सप्लाई से कनेक्टेड हो, क्या मालूम। तो सबका मिला के केवल एक रेजिस्टेंस है लोड। ये होती तुम्हारी प्राइमरी कॉइल, आप इसको P कॉइल बोल सकते हो।
और ये होती है सेकेंडरी कॉइल। इस कॉइल का नाम आप एस कॉइल रख सकते हो। ये रहा। अब यहां पे जो इसकी फंक्शनिंग है वो मैंने आपको बताया कि दिस डिवाइस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैं किसी एक डायरेक्शन में ये एरो बना देता हूं, समझाने के लिए कहीं तो बनाना पड़ेगा ना। ये रहा। यहां से जो भी फ्लक्स जनरेट हुआ वो पूरा घूम के सेकंड कॉइल में गया, वापस आ गया। फ्लक्स की साइकिल आपको नजर आ रही, कभी क्लॉकवाइज चलेगी कभी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो दोनों ही कॉइल परमानेंट यहाँ पे एक्टिवेटेड फॉर्म में रहती हैं क्योंकि फ्लक्स परमानेंट बदलता रहेगा। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब यहाँ से जो ईएमएफ बनेगा वो ईएमएफ आगे आपका करंट को रन कराता है। तो ईएमएफ भी हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोज E1 है, उधर वाले में E2 है। तो जो इनपुट ईएमएफ आप दे रहे हो दिस इज सपोज टू बी E1 और जो आउटपुट ईएमएफ आप निकाल रहे हो दिस इज सपोज टू बी E2। कॉमन वैल्यूज ही लिख रहा हूं, कोई बहुत टेक्निकल चीजें मैं यहां पे नहीं ला रहा हूं। नंबर ऑफ टर्निंग आप देख रहे हो दोनों तरफ अलग अलग कर रखी मैंने। तो नंबर ऑफ टर्न एक तरफ मैं डाल देता हूं N1 और दूसरी तरफ मैं डाल देता हूं N2। ठीक, ये हो गए इसके नंबर ऑफ टर्न। बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो फाई इज इक्वल टू आपको पता है नंबर ऑफ टर्न से डायरेक्टली आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हो भाई। जितना नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ज्यादा आप यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज ले सकते हो। जैसे अगर मैं टोटल आपको बोल देता हूं कि फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो टोटल फ्लक्स यहां से कितना हो जाएगा N1 इंटू फाई टी और इधर वाले में हो जाएगा तुम्हारा N2 इंटू फाई टी। वो अभी लिखेंगे अपन लोग। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं ईएमएफ की वैल्यू। मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं ईएमएफ की वैल्यू, यानी कि अगर मैं E1 लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा D ऑफ φ1 बाय dt। अभी फाई आप मान के चलना, इसमें दो चीजें जुड़ी है। एक तुम्हारा तो आ रहा है नंबर ऑफ टर्न और एक आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, या भले आप उतना डीप में ना जाओ, मैं कहता हूं आप उतना डीप में ना जाओ, तो आप एटलीस्ट ये तो लिख ही सकते हो ना कि टोटल जो φ1 होगा आप इसको लिख सकते हो N1 टाइम्स d बाय dt ऑफ फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो भी मिला रहा होगा। इसी तरह E2 आप इसको लिखोगे d बाय dt विच इज इक्वल टू N2। ये भी आ जाएगा d फाई t बाय dt। इतना बात तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए जो भी फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगा, बेसिक जो टाइम का फंक्शन बन रहा होगा वो यहाँ से पास होता हुआ उतना ही फ्लक्स यहाँ पे जा रहा होगा। फ्लक्चुएशन मतलब मैं फ्लक्चुएशन की बात अगर आपसे करूं तो जो भी यहाँ पे बन रही होगी फील्ड वो पूरी की पूरी यहाँ से पास आउट कर रही होगी, जिसकी वजह से d फाई टी बाई डी टी और d फाई टी बाई डी टी ये दोनों के लिए सेम आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो फ्लक्स एक अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल फ्लक्स जितना यहां बना उतना ही यहां पे आ रहा है। दोनों से पास करने वाला अमाउंट ऑफ फ्लक्स अलग अलग है, बिकॉज दोनों से नंबर ऑफ टर्निंग अलग अलग है। ठीक है, और फ्लक्स भाई किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न पे ही तो डिपेंड करेगा ना। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, अब सुनना, अब बात आ गई, आइडिया आ गया दिमाग में। मैग्नेटिक फील्ड है, जो यहां बनेगी वही तो यहां से पास आउट करेगी। ठीक, या जो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जितना यहां बनेगा उतना ही वेरिएशन तो पास करेगा। वेरिएशन वाली बात ज्यादा सही है। जो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा वही वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास करेगा। तो वेरिएशन सेम हो गया, जितना वेरिएशन यहां उतना वेरिएशन यहां। अब बढ़िया बात आ रही, जितना वेरिएशन यहां उतना वेरिएशन यहां। बट अगर हम टोटल फ्लक्स का चेंज देखेंगे तो यहां के फील्ड वेरिएशन और जो एरिया में आ रहा होगा कैलकुलेशन तुम्हारा, उसमें नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लाई करोगे, चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। तो वही काम मैंने यहां पे किया। ये आ गया वेरिएशन, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई किया, टोटल ईएमएफ आ गया। ये वेरिएशन मतलब डी बाई डी टी। ये वेरिएशन आ गया, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई किया, सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ आ गया। यानी ये था प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ, ये है सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ। ये समझ में आती बात? छोटा सा कैलकुलेशन है, मतलब शब्दों पे मत जाइएगा,
जो लिखा है आप चाहो तो उसी पे फोकस कर लो। इतना खाली आपको बस याद रखना, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा फ्लक्स दोनों में सेम होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम होगी, बट मैं ये कह रहा हूं कि जो वेरिएशन यहां चल रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, बिकॉज यही फ्लक्स लिंकेज इधर से पास आउट कर रहा है, ये कह रहा हूं। समझ गए बात? ओके, आगे देखो क्या है। अब ये दोनों चीजें तो सेम हो गई ना अल्टीमेटली, तो E1 अपॉन E2 आप किस पे डिपेंड करा दोगे? N1 अपॉन N2, तो सीधा एक कैलकुलेशन ये आ गया तुम्हारे पास। तो यहां से तुमने लिखा कि जो E1 अपॉन E2 है दिस इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। कभी कभी क्या होता है, अपनी बात कहने के लिए शब्द प्रॉपर नहीं मिलते, वही यहाँ पे आ गया था एक जोन ऐसा, लेकिन हो गया, काम खत्म। मुझे टेक्निकली ये सीधे सीधे बोलना था कि जो वेरिएशन ऑफ फ्लक्स यहाँ से आ रहा है, सेम वेरिएशन, मैं बार बार एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ ताकि किसी के दिमाग में कोई बात फंसी ना रहे कि फ्लक्स कैसे सेम हो रहा है। फ्लक्स कुछ नहीं सेम है, ना फ्लक्स सेम है ना मैग्नेटिक फील्ड सेम है। एक्चुअली क्या सेम है? वेरिएशन ऑफ फ्लक्स सेम है। समझ गए बात को? वेरिएशन, राइट। तो वो वेरिएशन यहाँ सेम होने की वजह से जब आपने इसको डिवाइड किया तो वेरिएशन वाला पार्ट कट गया, तो ये सीधे सीधे डिपेंडेंसी आ गई E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 बाय N2 पे, राइट। चलिए, ये तो एक बहुत छोटी सी बात हो गई। अब बारी आती है पावर रिलेशन इन ए ट्रांसफार्मर। पावर रिलेशन इन ए ट्रांसफार्मर, और यहां से आप चाहो तो एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। मालूम है क्या? मैंने कहा यहां से चाहो तो एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर N1 अपॉन N2 ये रेशियो पे E1 और E2 दोनों डिपेंड कर रहे हैं, तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर हम लोग डील करते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहीं से देख लो, नजर आ जाएगा। जब भी आउटपुट पे हैवी वोल्टेज बनता है, यानी व्हेनेवर E2 ग्रेटर देन E1, तो N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। तो फॉर N2 greater than N1 implies output voltage is greater than input voltage। तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसी का रिवर्स लिख दो फॉर N2 लेस देन वाली बात ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा N1 ग्रेटर देन N2 implies input voltage is greater than output voltage। वापस आता हूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मुझे भी स्टेप डाउन हो गया। तो फॉर N1 ग्रेटर देन N2 ये क्या हो गया तुम्हारा? इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन आउटपुट वोल्टेज। तो क्या बन गया भाई? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलो भाई आगे आते हैं। अच्छा आगे आते हैं। मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूं किसी से। हाँ, पावर रिलेशन इन अ ट्रांसफार्मर। अभिनव द्विवेदी, तुमने क्या क्वेश्चन पूछा था भाई? अभिनव द्विवेदी, तुमने पूछा क्या था? इतनी सारी बतिया लिए ये लोग, तुम्हारा क्वेश्चन ऊपर निकल गया। फिर से लिखो जल्दी से। सर माइनस साइन नहीं आएगा। अबे माइनस साइन आएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं होता उसका। आप मेरी बात समझ गए? यहां पे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का तुम अगर फॉर्मूला लगाओगे तो मैं मानता हूं माइनस आएगा, बट उसका टेक्निकली कोई मतलब नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन में माइनस उठाओगे तब भी वो माइनस हट जाएगा। क्यों? मैं आपको वजह बताता हूं। आप यहाँ पे माइनस ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप नंबर ऑफ टर्म में कभी माइनस दिखा ही नहीं सकते। दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते ना, तो इसलिए माइनस लिया ही नहीं। भाई जिस चीज को आगे हटाना पड़ेगा उसको पहले से ही ना लो, क्या फर्क पड़ेगा? अभिनव मेरी बात समझ गए? हाँ ठीक, चलो आगे आते हैं यार। अब है पावर रिलेशन इन अ ट्रांसफार्मर। चलिए,
पावर रिलेशन की अगर हम बात करें तो यार फिर से आपको मैं सर्किट बना के दे देता हूं, कोई कठिन चीज नहीं, इसको हटाओ। ऐसे एक जनरल बना दे रहा हूं। देखिए पावर की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, राइट, तो बेसिकली सबसे पहले इनपुट का पावर आप देख लो, मतलब बहुत ज्यादा इसमें बोलने से अच्छा है काम करते रहो, वही सही है। तो अगर मैं बात करता हूं इनपुट पावर की, तो आप यहां पे पहले तो इनपुट कोई करंट दिखा दो, I1 लिख दो, और यहां पे कोई I2 का करंट दिखा दो, कैसा भी दिखा दो, इधर उधर जाता हो वटेवर, फर्क नहीं पड़ेगा। इनपुट पावर को अगर आप P1 लिखते हो तो दिस इज E1 I1 आपको याद होगा P इज इक्वल टू VI का फॉर्मूला यार सबको पता है। ठीक इसी तरह अगर आप आउटपुट का पावर लिखते हो तो दिस इज E2 इंटू I2। ये दो पावर तो तुमको समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद एक काम और कर सकते हो, पता है क्या? इसके बाद एक काम आप और कर सकते हो, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, समझिएगा बात, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, अब बात आती है सर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है ना? जब टर्म सामने आया तभी बोलने में मजा आता है। एक्चुअली क्या हुआ, जितना भी फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जितना भी जनरेट हो रहा है वो पूरा का पूरा यहां से अगर पास आउट हो रहा है, ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर कहलाता है आइडियल ट्रांसफार्मर। और ऐसे ट्रांसफार्मर में देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। हालांकि एनर्जी लॉसेस के और भी कई सारे रीजन होते हैं, बट नॉर्मली हम कॉमन भाषा में बोलते हैं कि अगर इनपुट पावर पे बनने, इनपुट सेक्शन पे बनने वाला पूरा का पूरा पावर अगर आउटपुट सेगमेंट तक पहुंच रहा है तो हम उसको बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर, बिना किसी पावर लॉस के, राइट। तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर मैं लिखूंगा यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2, बट आइडियल ट्रांसफार्मर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, ठीक। तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर आइडियल केस P1 इज इक्वल टू P2, E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2, राइट। यहां से तुम्हारे पास एक चीज समझ में आती है कि अगर आप E1 अपॉन E2 करोगे तो उधर चला जाएगा I2 बाय I1, ठीक है। चलिए इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। यहां से आएगा तुम्हारा E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू I2 बाय I1। और आपको याद होगा, आपको मैंने ये कैलकुलेशन दिया था कि तुम्हारा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 होता है। तुम्हारा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, N1 अपॉन N2 होता है, ठीक है। तो एक बात और यहां से भी निकल के आ रही है कि जो करंट्स के रेशियो होते हैं, ये नंबर ऑफ टर्न के इनवर्स होते हैं। जो करंट्स के रेशियो होते हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स के इनवर्स होते हैं। और यहीं से अब मैं तुम्हें एक चीज और बताने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। हम निकालने जा रहे हैं करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, समझिएगा, हम निकालने जा रहे हैं करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ये जो हमारा I2 है, अब मैं थोड़ा सा इसका नाम चेंज करूंगा, ये I2 को मैं लिखूंगा I सेकेंडरी और इस I1 को मैं लिखूंगा I प्राइमरी, राइट। तो यहीं से मैं एक कैलकुलेशन और उठाता हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा I सेकेंडरी डिवाइड बाय I प्राइमरी इज इक्वल टू N1 बाय N2। ये तो लिखोगे आप, I सेकेंडरी डिवाइड बाय I प्राइमरी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। चलिए और थोड़ा सा आगे लाते हैं, फिर इसको हम करेंगे I सेकेंडरी इज इक्वल टू I प्राइमरी टाइम्स N1 बाय N2। फिर इसको मैंने लिखा, अब
जो टर्म आपके आगे आ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब जो टर्म आपके आगे आ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। I सेकेंडरी इज इक्वल टू I प्राइमरी होल डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हो, पलट के लिखोगे नीचे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कायदे से नहीं आया ना, ये यहां से लिखता हूं, I सेकेंडरी इज इक्वल टू I प्राइमरी होल डिवाइडेड बाय N2 बाय N1। अभी N2 बाय N1 को भी चाहो तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी में उठा लो। जो हमारा 2 वाला था वो था सेकेंडरी कॉइल, और जो 1 वाला था, जो हमारा N2 बाय N1 है, 2 वाला है सेकेंडरी, 1 वाला है प्राइमरी, यानी कि ये आ गया। तो सेकेंडरी का करंट इज इक्वल टू प्राइमरी का करंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है बेटा, बातचीत बंद, बातचीत बंद। जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो, जो होना था हो गया। मैं माइक ऑफ करना भूल गया था, ये मेरी मिस्टेक थी, नहीं आप शायद कुछ भी ना सुनते। ठीक, होता है कभी कभी। ठीक है, यहां तक आ गए। अब इसके बाद आपको मैं एक टर्म दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको एक टर्म दे रहा हूं, वो है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। समझ गए? इसके बाद आपको एक टर्म दे रहा हूं, वो है ट्रांसफॉर्मर रेशियो के नाम से जाना जाता है वो, और वो होता है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। तो मैं यहीं पे, मैं पेज चेंज करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, तो मैं IP डिवाइड बाई K लिख देता हूं। K आप समझ जाओ क्या है, K इज इक्वल टू number of turn in secondary divided by number of turn in primary, and this is known as transformer ratio। ठीक, ये K याद रखना, कभी कभी सवाल में तुमको ट्रांसफॉर्मर रेशियो दे दिया जाता है, तो इस K के बारे में बहुत अच्छे से भूलिएगा नहीं कि ये क्या होता है। मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो कभी आपको मान लो 10 दे दिया गया, 15 दे दिया गया, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में कि ये NS/NP होता है, फिर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। बात मेरी समझ गए? तो ये ट्रांसफार्मर रेशियो इज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न हम लोग क्या ले रहे थे, NS, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न क्या ले रहे हैं हम लोग, NP। मैंने यहाँ भी लिख दिया ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फिर बात आती है, देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा हुआ था स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन, देखिए N2 ग्रेटर देन N1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 2 मतलब सेकेंडरी कॉइल, 1 मतलब प्राइमरी कॉइल, और आपने देखा कि NS/NP होता था K। तो स्टेप अप के लिए K क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, और इसी तरह से स्टेप डाउन के लिए ये था तुम्हारा 1 वाला था प्राइमरी और 2 वाला था सेकेंडरी, और यहां के लिए मैं अगर ये बोल रहा हूं ये चीज है तो K यहां के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन 1। याद रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो K ग्रेटर देन 1 है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो K लेस देन 1 चला जाता है। फिलहाल यहां तक कहानी समझ में आई होगी आपको, क्योंकि बहुत बड़ा काम कुछ भी नहीं किया। मतलब ट्रांसफार्मर एक्चुअली जनरल कैलकुलेशंस ही होते हैं और कुछ होता नहीं है, और यहाँ तो और ही आसान होता है। माइनस साइनस का भी साइन आपको कभी नहीं लेना, ले भी लोगे तो हटाना पड़ेगा, ये बात भी मैंने डिस्कस करी थी। बेसिक कहां से उठाया कि लेट E1 इनपुट, E2 हो गया आउटपुट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों के लिए सेम बैठेगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, d∅dt, बचेगा केवल N1 N2। तो E1/E2 इज डिफाइंड एज N1/N2। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, और इसके बेसिस पे स्टेप अप स्टेप डाउन आपको बताया था। फिर अगले पेज पर जब मैं आया था तो पावर रिलेटेड आपको कैलकुलेशन मैंने दिया। मैंने कहा इनपुट पावर ये हो गई, आउटपुट पावर ये हो गई। आइडियल केस है, मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर है तो P1 इक्वल टू P2, कोई भी पावर लॉस नहीं होता। तो E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2।
इसके बाद E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू I2 बाय I1 से एक नया कैलकुलेशन शुरू किया जिसमें करंट की डिपेंडेंसी नंबर ऑफ टर्न के साथ आ गई। इसके बाद मैं इसी को कन्वर्ट करता हुआ आगे लेकर आया ट्रांसफार्मर रेशियो तक, और आपको बोला कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको भूलिएगा मत वरना ट्रांसफार्मर के सवाल में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब बारी आती है लॉसेस इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। उसमें मेरे लिए कुछ खास लिखने का काम नहीं है। ट्रांसफार्मर अगर आपके पास में है तो इससे क्या क्या लॉस हो सकते हैं, पहले तुम इसकी फिगर से ही आ जाओ। फिगर सामने रहेगी तो मुझे बोलने में भी आसानी होगी। देखिए, जो पहला मेन लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, पहला जो मेन लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। आप कहोगे कॉपर लॉस से सर क्या मतलब हुआ? कॉपर लॉस से मतलब ये होता है कि जो नॉर्मली जो वायरिंग होती है सब कॉपर वायर्स के होते हैं। आप कितना भी आइडियल वायर ले लो, कितना भी आइडियल वायर आप ले लो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही ना। तो क्या हुआ, जैसे ही तुमने इनपुट सप्लाई दी तो यहाँ पे ये वायर गर्म होगा। गर्म क्यों होगा? जो भी इसमें रेजिस्टेंस होगा वो जूल हीटिंग करेगा। यहाँ जो तुमको आउटपुट सप्लाई मिल रही है ये भी वायर हीट अप कर जाएगा। क्यों कर जाएगा भाई? जब करंट रन करेगी तो रेजिस्टेंस की वजह से जूल हीटिंग होगी। तो ये हीट कहाँ जा रही है? एटमॉस्फेयर में लॉस ही तो हो रही दोनों तरफ से। तो कॉपर वायर नॉर्मली यूज करते हो, दैट्स वाई ये जो जूल हीटिंग वाला लॉस है इसी को हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं। और अगर आपको कॉपर लॉस लिखना है तो आप बहुत ही कॉमन सी चीज यहाँ पे डाल सकते हो कि लेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, पूरे वायर का रेजिस्टेंस अगर आप प्राइमरी कॉइल में बोल दो Rp है और पूरे वायर का नेट रेजिस्टेंस सेकेंडरी कॉइल में आप बोल दो Rs है। समझिएगा ध्यान से, पूरे वायर में अगर आप नेट रेजिस्टेंस बोल दो Rp है इनपुट वाले में और आउटपुट वाले में, सेकेंडरी वाले में आप बोल दो नेट रेजिस्टेंस इसका Rs है। ठीक है, चलिए गायब हो गया ना, कोई बात होता है, समझ गया ना बात को। ये Rp हो गया, ये Rs हो गया। तो मैं फिलहाल यही लिख रहा हूं, देखिएगा वो आगे भले मैं मैनेज कर दूं पूरा। तो मैं यहां पे बोलूंगा डेल्टा E लॉस, डेल्टा E भी नहीं लिखूंगा, मैं सीधे बोलूंगा P1 लॉस। P1 लॉस समझ गए? P1 से भी बढ़िया है, इसको PI कर दो। इनपुट पावर लॉस, इनपुट पावर लॉस क्या लिखोगे? वैसे फॉर्मूला I स्क्वायर R होता है, बट I की जगह क्या लिया तुमने? IP, तो IP स्क्वायर इंटू RP हो गया। बात मेरी समझ गए? यहां से जो लॉस हुआ ये मिला, ये PI लॉस, इनपुट पावर लॉस, IP स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RP। इसी तरह यहां पे अगर लिखोगे P आउट लॉस, समझ गए आपको क्या लिखना है? करंट चल रहा है I स्क्वायर S यानी सेकेंडरी कॉइल का करंट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी कॉइल का नेट रेजिस्टेंस। तो भाई टोटल कॉपर लॉस क्या हुआ, टोटल हीटिंग क्या हुई, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। समझ गए? तो कॉपर लॉस के नाम पे दोनों लॉसेस ऐड हो जाएंगे तुम्हारे। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब टोटल जो होगा ये P टोटल इज इक्वल टू P इनपुट लॉस प्लस P आउटपुट लॉस। P इनपुट लॉस में करंट स्क्वायर इन प्राइमरी कॉइल प्लस Rp प्लस करंट का स्क्वायर इन सेकेंडरी कॉइल प्लस Rs। तो ये हो गया P टोटल, ये आ गया कॉपर लॉस। और P टोटल की जगह अब मैं यहाँ पे टर्म ही चेंज कर दे रहा हूँ। जब कॉपर लॉस हम लोग चिल्ला रहे हैं तो PCL बोल देता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ PCL। इट इज नॉट पाकिस्तान क्रिकेट लीग, इट इज पावर इन केस ऑफ कॉपर लॉस, राइट? समझ गए बात? चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस इन ट्रांसफार्मर। एक और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस इन ट्रांसफार्मर। पीछे आता हूं। तो एक आपको बताया मैंने कॉपर लॉस, ठीक है।
एक अब आपको मैं बता रहा हूं आयरन लॉस। अब आयरन लॉस क्या हुआ ये समझिएगा। इसके लिए मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, कुछ मिल जाए कायदे का। हाँ, फोन। मान लो जिस आयरन कोर पर हमने इसकी वाइंडिंग करी है, मान लो उसकी थिकनेस ये है, मेरा फोन है, उसकी थिकनेस ये है। तो अभी मैं क्या करूंगा, आपके सामने से फ्रंट व्यू से दिखाता हूं, थोड़ा पास ले आता हूं, आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो संदीप, ये फोन सही दिख रहा है। यहां पे क्या हुआ, आपने ऐसे वाइंडिंग कर दी, ठीक है, यहां पे ऐसे आपने वाइंडिंग कर दी। अभी क्या हुआ, इसकी जो पूरी विड्थ होगी, आप बताओ, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चलेगा और वो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। एक कॉन्सेप्ट पहले मैं छोटा सा आपको बताता हूं, एडी करंट, ये नाम आपने सुना होगा। कुछ वैसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती। एडी करंट क्या होता है सबसे पहले ये जान लो, तो वो मैं आपको बता देता हूं एडी करंट्स क्या होते हैं। मान लो जैसे कोई एक ये मेटल, कोई मान लो ये मेटल का तुम्हारे पास प्लेट है, ठीक है, और इस मेटल प्लेट से यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड्स को अंदर भेज रहे हैं, बात समझिएगा। और इसका एरिया आप बोल दो A है, ठीक, एरिया A है, मैग्नेटिक फील्ड B है जो टाइम का फंक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड B क्या है, B इज इक्वल टू कोई B0 इंटू T मान लो, टाइम का फंक्शन हो गया। अभी क्या हुआ कि ये जो टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेट से जब पास करेगी तो प्रैक्टिकली हमने देखा अपने आप ही ये प्लेट गर्म होने लगती है। समझिएगा बात, बड़ी मजेदार चीज होती है, वैसे कुछ बहुत बड़ी चीज भी नहीं होती। क्या हुआ, जब इस प्लेट से मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हुआ तो हमने प्रैक्टिकली देखा, थोड़ी देर बाद इस प्लेट को छुआ, मैंने कहा अरे ये तो गर्म हो गई। ये कैसे हो गई भाई, क्या इसको हीट किया गया? आंसर है नहीं, हीट तो नहीं किया गया, तो गर्म क्यों हुई? आप मेरी बात समझ रहे ना। प्रैक्टिकली क्या किया मैंने, इस प्लेट को इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मैं लाया और प्लेट का एरिया क्या था, कैपिटल है, तो आपको पता है फ्लक्स किसी भी टाइम पे B0T मल्टीप्लाइड बाई A हो जाएगा, बट वो टाइम वेरिएबल फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स में जब इसको हम शीट को रख देते हैं, थोड़ी देर बाद टच करते गर्म हो जाती है। मैंने सोचा रीजन क्या रहा, क्या कोई एक्सटर्नल करंट आया? मैंने कहा नहीं, एक्सटर्नल सप्लाई तो मैंने दी नहीं। क्या इस शीट को हीट किया? वो भी नहीं किया। तो दोनों ही आंसर ना हो गया, ना ही कोई एक्सटर्नल करंट हमने चलाया, ना ही इसको मैंने हीट किया। तो सवाल है तो ये गर्म क्यों हुई? गर्म भाई साहब इसलिए हुई, एक्चुअली ये जो आप सरफेस देख रहे हो, यहां पे इन सरफेसेस में करंट रन करने लगता है। वैसे तो लूप छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह के लूप्स दिखाता हूं, समझ में आराम से आ जाएगा आपको। ये करंट यहां पे लूप में चलने लगता है, ठीक है, यहां पे जो करंट होता है वो लूप में चलने लगता है, और ये हिडन करंट होता है, मतलब ये कोई एक्सटर्नल करंट नहीं होता, हिडन करंट होता है। ये काफी हद तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर जाती है चीज, क्योंकि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनेंगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मोशन में ले आएंगी, चार्ज मोशन में आएगा, नो डाउट करंट चलने लगेगा। रीजन वही होता, कोई बाहर से नहीं आता, ठीक है। तो ये चार्ज चलने लगा तो इसमें करंट चलने लगे। अब करंट है तो नो डाउट यार मेटेलिक वायर में जो वायर कह रहा हूं, सॉरी, मेटेलिक बॉडी में जो इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होंगे वो रेजिस्टेंस का काम कर जाएंगे, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से हीट लॉस होता है। तो वो हीट लॉस का रीजन ये चलने वाले इसका इंटरनल करंट हिडन करंट हो गया, और इसी हिडन करंट का नाम होता है एडी करंट। सिस्टम में सिर्फ ये एनर्जी का लॉस करते हैं, मिलता है इनसे कुछ नहीं है, ठीक है। आस्तीन के सांप होते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा, सिस्टम की केवल एनर्जी को खाएगा बैठ के, कुछ करने वाला नहीं है। तो अब ये जो फिनोमिना यहां पे आया एडी करंट का, ये फिनोमिना कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हुआ। कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सुनना। जैसे मान लीजिए अगर कोई हम एक काफी हैवी बॉडी ले आए, जैसे मान लो ये है, ये मैंने काफी एक हैवी बॉडी पे कॉइल की वाइंडिंग कर दी, ठीक है। ये फोन अपना है, इसमें ऐसे 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 कॉइल की मैंने वाइंडिंग कर दी, ठीक। अभी जो फ्लक्स बनेगा, मान लो इसमें फ्रंट फ्लक्स आ रहा है ऐसे, अभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो फ्रंट से फ्लक्स आ रहा है इसमें, ठीक, फ्रंट से फ्लक्स आएगा, इतना बड़ा एरिया मिला इसको, तो यहाँ पे एडी करंट चलने लगे, ठीक है ना, यहाँ पे एडी करंट चलने लगे। नो डाउट एनर्जी लॉसेस होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक। तो
अब अगर ट्रांसफार्मर से पूछा जाए, मान लो ये पूरी बॉडी है और ये ऐसे थिक है, समझो ये तो मैंने बहुत पतली स्ट्रिप दिखाई, ये ऐसे पूरी थिक है, ये मोटी मोटी सी शीट है, तो अभी फ्लक्स इधर से फेस किया जा रहा होगा, जो मैंने आपको सरफेस एरिया ऐसे दिखाया था वो ऐसे घूम गया, अभी ये फ्लक्स यहां से फेस करेगा, ठीक है। तो एडी करंट जो साइड सरफेस है इसका वहां पे बनने लगेगा। कोई रजिस्टर है? सनीकरण, क्या नाम है यार तुम्हारा, भूल गया मैं, लकी, अरे संदीप, हाँ लो दो, बस 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 काम हो गया।